हेलो। और भैया, एक टेस्ट में सबकी हालत खराब हो गई। मतलब मैक्सिमम औकात देखी भाई, 156 नंबर। शर्म कर लो यार, शर्म कर लो। मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, क्वेश्चन आउट ऑफ लीग आ गया या फिर प्रैक्टिस। यार आफ्टर बीइंग अ ड्रॉपर स्टूडेंट आई डोंट थिंक सो कि उसमें एक दो क्वेश्चन को छोड़ के एक भी सवाल ऐसा था जो नहीं करने लायक था। मैं अगर तुमसे बोलूं कि एक भी सवाल ऐसा नहीं था उसके अंदर जो कि मतलब करने वाला ना रहा हो। आप बताइए मुझे, ऐसा कौन सा सवाल है, आप मुझे बताओ कि हाँ जिसका कंसेप्ट आपको ड्रॉपर होने के बाद नहीं पता होना था या बोला नहीं गया वो कहीं ना कहीं। हाँ, क्या चीज? सब लोग ड्रॉपर नहीं हो? अरे भाई 11 12 तो पढ़े हो। 11 12 नहीं पढ़े हो? यार ये तो मतलब, तो ऐसे बताओ, ऐसे होगा सिलेक्शन? सीरियस नोट पे पूछ रहा हूँ, ऐसे होगा सिलेक्शन? अगर ना कह दोगे सिलेबस नहीं वो होगा तो ऐसे होगा? ऐसे तो नहीं होगा भाई। मतलब तुम सोचो, हल्का सा पेपर लीक पे बना, सब एक ढर्रे पे आ गए, सब एक ढर्रे पे आ गए। हल्का सा पेपर लीक पे बना, और अगली बार तो फिजिक्स का फिर बीएन सर से भी मैंने बोला, मैं कहा एक पेपर आप खुद बना के देना। अगला क्वेश्चन वो पूरा 50 क्वेश्चन का वही बनाने वाला है, टेंशन मत लो। मतलब ये तो हल्का सा लीक पे आने पे तुम्हारा पेपर एकदम डिस्टर्ब हो जा रहा है, आगे क्या होगा यार? बड़ा मुश्किल रहा, हो जाएगी, याद रख लो अभी से अगर नहीं संभले तो। तुम लोग पता नहीं कहाँ खोए हुए हो, अभी अगस्त वाला फेज जा रहा है तुम लोगों को, अभी समझ, तुमको लग रहा है टाइम बहुत ज्यादा है। लग रहा है ना? लग रहा है टाइम बहुत ज्यादा है। लगता है, सबको लगेगा। अरे टाइम ज्यादा है नहीं, टाइम है ही नहीं तुम्हारे पास। एक्चुअल में सोच के देखो, तुम्हारे पास इतने काम है ना। तुमने अभी ना तो टेस्ट दिए हैं, तुमने अभी ना तो रिवीजन किए हैं, तुम्हारा ना तो अभी सिलेबस कंप्लीट हुआ है 50% भी। अब तुम सोच पा रहे हो, अभी तुम्हारे पास बहुत लंबी जर्नी है। और इस फेज में तुम बैठ के आराम से बैलगाड़ी की तरह धीरे धीरे चलना चाहते हो। चलो, देखते हैं कितनी दूर तक चलते हो। कहीं ऐसा ना हो कि पीछे कोई तैयारी करके खरगोश बन रहा हो, और खरगोश बनते बनते एक दिन कब चीता बन के आपसे आगे निकल जाए, ये पता भी नहीं चलेगा आपको। बहुत नंबर कम होता है। 28 लाख बच्चा तकरीबन तकरीबन एक्सपेक्टेड है एज पर सीबीएसई डेटा। क्योंकि सीबीएसई डेटा लगभग 40 लाख का एग्जाम कराती थी, 12,000 उसमें साइंस के स्टूडेंट हुआ करते थे, तो 9 लाख से 11 लाख स्टूडेंट रिपोर्ट किए जाते थे कि हाँ ये बायो बैकग्राउंड में नीट का एग्जाम देंगे, ये सॉरी आईपीएमटी देंगे। तो आज जो डेटा जा रहा है ना वो मतलब लगभग लगभग ना ना करते हुए 90 लाख के करीब पहुंचने वाला है। इसका मतलब आप समझ रहे हो नीट के अंदर कितना बच्चा आएगा। तो बस एक ही चीज ध्यान रखना भाई, एग्जाम, एक चीज समझ लो, दो चीजों को समझना बहुत जरूरी है। एग्जाम बहुत डीप नहीं जा रहा है, मतलब वो सबके लिए इजी है। समझो इस बात को, एग्जाम बहुत अच्छा पेपर नहीं बना रहा है, इसका मतलब वो सबके लिए इजी बना रहा है। अगर पेपर अच्छा नहीं बन रहा है मतलब टफ नहीं बन रहा है, इसका मतलब सबके लिए इजी बन रहा है। और इजी बनने का मतलब क्या है? सबके फेवर में अच्छा पेपर बन रहा है। और उसमें हल्का सा भी कोई कर गया ना, बाजी मार जाएगा, तुम बैठ के मुंह देखते रह जाओगे। तुमको लाख अच्छा डिजाइन नोट्स कंटेंट और डीपीपी और ये फलाना ढिमकाना लगा लो, सवाल वो एनसीईआरटी का एक बनेगा। अगर तुम ये मान के चलो तुम्हारी हैवी प्रैक्टिस नहीं रही मेरे दोस्त, तो एक चीज मान लेना कि तुमसे कमजोर बच्चा, तुमसे एवरेज बच्चा तुम्हें कब बीट मार देगा तुमको पता भी नहीं चलेगा। हाँ, किसी को ये लगता हो कि सर मैं स्ट्रांग था ही कब, या मैं ताकतवर हुई ही कब, या टॉपर मैं था ही कब, भाई तुम्हारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कोई कमजोर होगा, ये बात मानो। तुम सबसे कमजोर नहीं हो। तुम आज भी एग्जाम दिया जाए ना तो तुम्हारा रैंक कम से कम 15 लाख के पहले आता है, मतलब 10 लाख तुमसे भी गधा है। समझो इस बात को। अब कुछ लोग कहेंगे नहीं 15 लाख के बाहर हम भी बैठे हुए हैं, तो कुछ की बात मैं नहीं कर रहा, एक्सेप्शन आर नॉट एग्जाम्पल। समझ रहे हो मेरी बात को? लेकिन 15 लाख से अंदर हो तुम, 10 लाख तुमसे भी पीछे है रे गधा। अब तुम्हें बस अगले 10 से अभी आगे आने की कोशिश करनी है। अगर अगले सितंबर तक आ पाए तो आ पाए, नहीं आ पाए तो नहीं आ पाए। दिस इज द पीरियड, मैं तुमको बता रहा हूं, और ये मैं इसलिए बोल रहा हूं, बहुत करीब से मैंने एग्जाम को देखा है और मैंने फेलियर को महसूस किया है, और मैं तुम्हें अपनी गलती बता रहा हूं। अगर सितंबर में तुम्हारा बैकलॉग क्लियर हो गया तो ये मान के चलो कि अगली गाड़ी तुम्हारी ट्रैक ट्रैक पे आ जाएगी। तुम्हारे बैकलॉग क्लियर होने का मतलब पता है क्या है दोस्त? तुमने अभी नहीं किया है परफेक्ट, तुमने अपना प्लान कुछ बनाया ही नहीं है। क्या तुमने नोट्स पढ़ा? चलो ठीक है, मैं मान लूंगा कि हाँ, सब लोग कह देंगे कि हाँ सर हमने नोट्स पढ़ लिया है। लो, अगर हम बात करें नोट्स के लिए, तो नोट्स के लिए सारे लोग एक साथ बोलेंगे कि यस सर हमने नोट्स पढ़ लिया है। चलो ठीक है, नोट्स पढ़ लिया, कोई बात नहीं।
एक बात बताओ, उस चैप्टर का आपने पीवाईक्यूज लगा लिया है पूरा? यस सर लगा लिया है। चलो एग्जाम्पलर देखा आपने? अच्छा एग्जाम्पलर लगा लिया सर। मॉड्यूल प्रैक्टिस आपने की है? ये 4 चीजें। अब इनका रिवीजन कितनी बार आपने किया और ये आपके दिमाग में कितना है, कितना कितना रिवीजन है? आप ये बताइए मुझे। आपके पास अभी बहुत सारी चीजें करने को है भाई। कम से कम रिवीजन पता है कितने टाइम्स जाना चाहिए? 5 से 6 टाइम्स अगर नहीं गए एक एक टॉपिक का ना, नहीं मान आप मान ही नहीं सकते हो, मान ही नहीं सकते हो। 5 से 6 टाइम कब तक के लिए बताऊं? जनवरी के पहले पहले तुम्हारा चला जाना चाहिए ऑलमोस्ट। जनवरी फेब, क्योंकि आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा फेब तक। ऑलमोस्ट जहां तक हमारी प्लानिंग है वो फेब तक कंप्लीट करना है, तो फेब के पहले आपका 5 बार रिवीजन हो चुका होना चाहिए आपके सिलेबस का। सर जो हुआ ही नहीं वो कैसे कर लें? अरे जो हुआ है उसके साथ तो चल। तू फेब का टारगेट लेके चलेगा, एंड जब तेरे ना 70% कवर हो जाएगा ना, 30% का कॉन्फिडेंस खुद आ जाता है तेरे को कि अब ये इसको भी अपने आप से कवर करता हूं मैं। तू कर ही नहीं रहा है, इधर नहीं लग रहा है यार। ये मान लिया अगस्त निकल गया, सितंबर निकल गया और अक्टूबर में तेरी दिवाली आएगी। मैंने बोला था दिवाली के बाद दिवाला निकलेगा, और यहाँ का नहीं है ये। आज तक एंटायर आप कहीं पे भी चले जाएंगे, आप दिल्ली चले जाएंगे, बनारस चले जाएंगे, कोटा चले जाएंगे, कहीं पे भी दिवाली के बाद लोगों का दिवाला निकल जाता है। उसके बाद संभालना मुश्किल, बहुत मुश्किल होता है। देखो ठंडी जब आएगी वो रिग्रेस मेहनत करवाने के लिए आएगी। जो ठंड आती है ना वो हमेशा रिग्रेस मेहनत कर, क्योंकि उस समय आप क्या होता है बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं कर सकते आप। वो देखो मौसम बड़ा कंफर्टेबल है। वो कंफर्टेबल क्यों है? क्योंकि आप एक जगह अपने बिस्तर में भी बैठ के पढ़ सकते हैं। नींद आएगी सो जाए, और वो तो तुम्हें कंट्रोल करना पड़ेगा ना, तुम्हारी प्रायोरिटी क्या सेट है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। सुबह जब तुम जग गए और अब तुम शाम को सोना चाहते हो, तो क्या कुछ अच्छा प्रोडक्टिव करके सोना चाहते हो या फिर सोना चाहते हो? दो में से पहले डिसाइड करो तुम्हारी प्रायोरिटी क्या है। अगर तुम्हारी प्रायोरिटी ये है कि नहीं मैं मेरे को कुछ प्रोडक्टिव करके सोना है, देन इन दैट केस तुम डेफिनेटली मेहनत करके सोओगे। तुम्हें नींद आएगी, थोड़ा बहुत टहल लोगे। वो मैंने कहा ना वो कंफर्ट का मौसम होता है। लेकिन कौन से कंफर्ट का मौसम होता है? एक तो बॉडी वाला कंफर्ट दे दीजिए या जीवन वाला कंफर्ट दे दीजिए। अगर बॉडी वाला आज देंगे तो जीवन वाला कल देना पड़ेगा, जीवन वाला आज दे देंगे तो कल तो खैर बात ही नहीं है। कल बॉडी से भी बस कंफर्ट लेना होगा। बन जाओगे, ढंग की जगह पे पहुंच जाओगे। एक बार मेडिकल कॉलेज अलॉट हो गया तो जीवन में ये तो श्योरिटी हो गई, 2 लाख रुपए तुम्हारी नौकरी पर महीने पक्की हो गई है प्राइवेट सेक्टर के अंदर। सिर्फ एमबीबीएस एमबीबीएस से मैं तुमको बता दूं, क्योंकि उसके बाद औकात नहीं रहती है। लेकिन 2 लाख रुपए की नौकरी इनिशियली तुम्हारी फिक्स हो गई ना, अब तुम्हारी बढ़ते बढ़ते तुम जितनी बढ़ा लो। एक तो गधों के लिए ये बात हो गई। दूसरे लोग नहीं, थोड़ा विजनरी लोग आते हैं इसमें, इस कैटेगरी में। अरे सब थोड़ी नीट निकाल के पीजी कर ही लेंगे भाई। जैसे आज यूजी नहीं कर पा रहे हो, वैसे पीजी कैसे करोगे? तो पीजी में जाओगे तो कुछ लोगों का ये होता है कि नहीं मुझे कुछ अच्छा करना है विजनरी, तो कुछ ही लोग कर पाते हैं। समझो इस बात को। और इंडिया में जिस तरीके से आप हालात देख रहे हो ना, हालात पे मैं तुमको बता दूं रोना हो जाएगा तुम्हारे टाइम तक आते आते। पहले अपने आप को स्टेबल कर लो, एटलीस्ट इतना कि आपका आत्मसम्मान आप बचा पाओ जीवन के अंदर। खाने के लिए तो किसी से पैसा ना आ रहा है, हमारे पापा के पास बहुत है सर। अरे कब तक है भाई? कब तक है? तुमको पता ही नहीं है किस मूवमेंट पे तुमसे मतलब कहा जाता है ना कि कब। अभी देखो 2019 के बाद एरा का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। अब जिनके पापा के पास बहुत था ना, खत्म हो गए। पुराने नेता नताड़ी को देख लेना, चुनाव हार हार के एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, हार हार के वो खत्म हो गए, नॉर्मल लेवल पे आ गए। अब कितना हूं सानो शौकत बांध ले, तो वो लोग नहीं बचे जो सिस्टम में सबसे मतलब कहा जाता है पावरफुल लोग थे। अब तुम तो देश की आम नागरिक हो, तुम्हारी हैसियत ही क्या है ये बताओ ना। तुम्हारी औकात ये नहीं कि तुम अपने टैक्स पे एक बार उंगली वो उठा सको। आने वाला जमाना बहुत टफ है, मैं तुमको पहले बता दे रहा हूं। इज्जत तभी मिलेगी जब तुम्हारे कुछ ना कुछ वैल्यू होगी समाज के अंदर, ये बात मान लेना आप। आप नहीं कर सकते पीजी कोई बात नहीं, आप नहीं कर सकते यूजी कोई बात नहीं, वो अलग की बात है अपनी। उसके बियॉन्ड जब उसके लिए अच्छा करोगे तब तो कुछ मिलेगा उसके रिस्पेक्ट में यार। माना कि चलो नीट यूजी नहीं मिला, तो जब मेहनत किए रहोगे तब तो तुम्हें कुछ अच्छा अल्टरनेटिव मिलेगा। कुछ लोगों को नीट मिलेगा, उसमें उस नीट में से भी कुछ पीजी में जाएंगे, लेकिन कुछ नीट में भी जाके खराब होने हैं, वहां पे मेडिकल कॉलेज में भी जाके खराब होने हैं। कुछ वहां से अलग लाइन चूज करते हैं। तो आपको समझना पड़ेगा यार, समय की नाजाकत और मासूमियत दोनों को समझिए, वरना एक दिन ऐसा जोरदार तमाचा मारेगा ना उठ के कि तुम ना रिग्रेट के अलावा कुछ अपने जीवन में रखोगे नहीं। मतलब एक पेपर हल्का सा लीक से अलग होता है थोड़ा सा, आई भी नहीं है कि आपने कुछ उसमें पढ़ा नहीं है। आपके 4 नंबर 5 नंबर चले जाते तो समझ में आता, साला टॉपर यहां पे आ रहा है कितना, 150 नहीं ला पा रहा है। काय बात के तुम लोग किस बात के वो हो, मतलब एकदम गधे लिटरली। कल शाम को यही बात हो रही थी, जब हम लोग 4-5 लोग ऐसे इकट्ठा हुए कि यार ये क्या स्कोर है, 650 नंबर पे टॉपर जाके बन रहा है। अब इस हरकत पे तुम्हारा नीट
गलती से कायदे से 2-3 लोग निकल जाओ तो बहुत बड़ी बात होगी। 650 यहां के टेस्ट में तुमसे स्कोर नहीं हो रहा है। इस फेज में पता है क्या होते हैं, कम से कम ऐसे 15 बच्चे रफ्तार पकड़ते हैं जो 680 से 690 के रेंज के होते हैं। आप उठा के देख लेना कहीं का इतिहास, 680 से 690 का रेंज होना चाहिए तुम्हारा। तुम यहां नहीं कर पाओगे, तुम समझो बात को। सिक्के के हमेशा दो पहलू होते हैं, और एक चीज हमेशा याद रखना, जब कुछ अच्छा होने वाला रहे उसी टाइम सबसे ज्यादा बुरा होने के भी चांसेस होते हैं। तो सतर्क दोनों मूवमेंट पे होना चाहिए। किसी को ये लग रहा हो कि मैं 610 के ऊपर लेके आया हूं या मैं 580 के ऊपर लेके आऊं तो अगली बार मैं फोड़ूंगा ही फोड़ूंगा, भाई गारंटी ही नहीं है। तेरे ऊपर दो प्रेशर रहने वाला है, एक तो तेरे पिछले पापों का और एक तेरे अगले वाले आने वाले जीवन का। कैसे मैनेज करेगा दोनों बता। भाई मेरे जग जाओ, अगस्त का महीना है, अगस्त के महीने में नहीं जगे, अगस्त यहां से शुरू करो। ये टारगेट रखो 20 सितंबर तक सारे बैकलॉग पहले कवर करने हैं। तुम्हारा सैटरडे कहां जा रहा है, तुम्हारा संडे कहां जा रहा है, और जा रहा है तो किस डायरेक्शन में जा रहा है, कभी नोट किया है तुमने? तुम्हारा एक एक घंटे का हिसाब है तुम्हारे पास नहीं है। कहां जा रहा है सैटरडे संडे? हाँ, कभी आप घर चले जा रहे हो, कभी आप कहीं चले जा रहे हो, कभी आप कहीं चले जा रहे हो। बेटा ऐसे कहीं चलते चलते ना कहीं घुस भी जाओगे, समझ रहे हो? एग्जामिनर ऐसी की तैसी कर लेगा तुम्हारी 2 मिनट के अंदर। क्यों? क्योंकि जनता तुम्हारे पीछे बैठी हुई है। अरे तुम नहीं डिजर्विंग हो तो जो डिजर्विंग है उसको तो मिलना चाहिए भाई। जो मेहनत करके आया उसको तो मिलेगा ही मिलेगा, उसका हक थोड़ी छीन लोगे। कुछ ना कर पाओगे तुम। लाओ 610 नंबर ले आओ, ले आओ सिलेक्शन, लो लो दिखाओ अपनी। कुछ नहीं कर पाओगे सिस्टम के आगे। एक चीज समझने की कोशिश करो, ये छोटा सा एग्जांपल है तुम्हारे सामने। अभी तुम्हारा जीवन बहुत लंबा है, अभी तुम्हारा जीवन इतना लंबा है ना कि एक फेज के बाद यहाँ पे अभी मम्मी पापा की छत्र छाया में, और तुम देख लो तुम्हारा एग्जाम है ना, तुम्हारे एग्जाम के अंदर तुम्हारी क्या चली? तुम प्रोटेस्ट करते रह गए, तुम गला फाड़ते रह गए, तुम सुप्रीम कोर्ट गए, ये गए वो गए। क्या हैसियत थी तुम्हारी? क्या हुआ? पैसा तुमने दिया, पैसा उन्होंने कमाया, कुछ नहीं कुछ नहीं, किसी की सुनवाई नहीं हुई। कल ऐसे ही जीवन में होगा, जब कमाओगे ना तो भी तुम्हारे सामने 10 हर्डल्स रहेंगे, 10 समस्याएं रहेंगी, माँ बाप के अलग बोझ, बाकी सारी चीजें अपनी अलग, 10 तरह की समाज का प्रेशर अलग, और उसके बाद से सिस्टम का प्रेशर अलग। हो ना हो जीने के लिए ना टैक्स देना पड़ जाए। अब तुम्हारे दौर तक वो पॉसिबल है, बेहतर है कि अपनी कुछ वैल्यू बना लो। वरना तो वही है कि आए हैं, पैदा हुए हैं, बच्चे पैदा करेंगे और मर जाएंगे। हम खुद खच्चर थे, अगर 2-4 को और खच्चर पैदा कर देंगे। समझ रहे हो मेरी बात को? धरती के बैठने दो यार, बैठने दो, उसको जान दो अंदर, मैं परेशान कर रहा है बच्चे को। हाँ, बोझ देखो, तुम बोझ हो लेकिन बोझ मत पैदा करना। एक चीज समझो, तुम पहले अपने आप को बनाओ, थोड़ा सा प्रोडक्टिव बनाओ यार। समय आ चुका है, मतलब क्या मैं बोलूं, लास्ट टर्न पे क्या पढ़ाया था? अच्छा, सेप नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम, अच्छा ये सब निकालना अपन ने सीखा था। अच्छा हाइब्रिडाइजेशन ये, अरे यार तब क्या, तब तो तुम लोगों का, चलो आओ इधर आओ। अच्छा भाई डीपीपी तुम लोगों ने कर ली, सारा सॉल्व हुआ? सारा सॉल्व अभी तक नहीं हुआ, कब करोगे भाई? अबे 10 गो और बनवा दिया कल। डाउट, हाँ यार डाउट, यस आई एडमिट दैट ऑन कैमरा कि भैया ये मेरी थोड़ी सी समस्या है मेरे एंड पे कि मैं तुम लोगों को डाउट के लिए समय नहीं, लेकिन हाँ जरूर मैं इसके लिए कुछ ना कुछ विकल्प निकाल रहा हूँ। मैं सच बता रहा हूँ, मतलब अपने दिल से बता रहा हूँ। अभी तुम्हारी क्लास लूंगा, एक क्लास के बाद गैप है, फिर एक क्लास है, फिर उसके बाद एक क्लास है, फिर उसके बाद 6:30 से 9:30 आज मंथन सुपर अचीवर, जिसमें 650 के मतलब 600 प्लस वाले बच्चे आए हुए हैं, ठीक है, वो ऑनलाइन का बैच है। तो उसमें 6:30 से 9:30। तो सच में मेरे पास भी ना थोड़ा सा कंस्ट्रेन है, बहुत ज्यादा, हर दिन मेरे पास टाइम का कंस्ट्रेन है। अब अगर आप देखेंगे बीते 5 इंसिडेंट में ही जहां मैं टाइम निकल सकता था, वहां कुछ ना कुछ रीजंस की वजह से टाइम चला गया। तो जैसे ट्यूसडे था तो ट्यूसडे थोड़ा सा टाइम मेरा बच सकता था, तो उसमें टीचर्स एब्सेंट हो गए तो उसमें ज्यादा क्लास लग गई। फिर उसके पहले मैंने एक दिन सोचा था टाइम निकालूंगा, तो थोड़ा सा यहाँ पे मिस हैपनिंग हो गई थी सर के घर पे, तो उस टाइम पे भी टीचर्स एब्सेंट हो गए थे। फिर उसके पहले तो ये निकल नहीं पा रहा है, बट एनीवे मैं कोशिश करूंगा। सैटरडे संडे चूंकि मैंने अपने वाईटी के लिए भी रख रखा है, और उसमें क्या होता है कि मॉर्निंग में ऑफलाइन भी कहीं ना कहीं लग रही है, तो इसमें मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हारे पास थोड़ा सा टाइम निकाला जाए। हाँ, 1-2 दिन दो, एक हफ्ते थोड़ा सा सेट हो जाए, सारा बैच अपना प्रॉपर टाइम पे आ जाए, तो मैं टाइम निकाल दूंगा, हफ्ते में 2 दिन निकाल दूंगा, एटलीस्ट 1.5-1.5 घंटे बैठ जाया जाए। तो डाउट के लिए, हाँ उसके लिए तब तक मैं आप लोगों से ये कहूंगा
कि 10 डाउट के रिप्लाई तो ना दे पाऊं एक दिन में, लेकिन 1 से 2 डाउट के रिप्लाई मैं भी दे सकता हूं, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे टेक्स्ट डाल दिया करिए, मैं जैसे ही देखूंगा मैं ऑडियो में भेज दिया करूंगा, ठीक है। देखो अभी जहां तक कर सकते हैं कर रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं अगले हफ्ते से मैं आपको डाउट का टाइम निकाल के दे दूंगा। मैं खुद मतलब पर्सनली मैं तुम्हें बोलूं कि मेरे पास टाइम एकदम नहीं है, एकदम कंस्ट्रेन है। तो क्या होता है कि मल्टीपल बैचेस होते हैं, ठीक है, मल्टीपल बैचेस में 2-2 दिन ही जा पाते हैं, तो टाइम का है थोड़ा प्रॉब्लम, लेकिन एक हफ्ते का समय, तो एक हफ्ते के अंदर इस समस्या का रिजॉल्व करना है। क्यों? अभी तक मैं भी थोड़ा लीनियंट था कि एक चैप्टर नहीं हुआ था, नाउ 1 चैप्टर हैज बीन फिनिश्ड नाउ, एग्जाम्पलर है, पीवाईक्यूज है, एनसीईआरटी है, नोट्स है, इसके मॉड्यूल है, इसके बाद डीपीपी है, बहुत सारा प्रेशर होता है तुम्हारे सर पे, और इसके अलावा टेस्ट पेपर्स हैं, तो नो डाउट उसमें थोड़ा सा ना एक कैटलिस्ट का काम मिल जाएगा तो अच्छा होगा, कैटलिस्ट वही जो हमारी रेट को बढ़ा दे, ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगा, एक हफ्ते का टाइम मुझे दो, लेकिन हाँ उसके अलावा बाकी तो फिर थोड़ा सा तुम लोग भी ध्यान दो यार अपने ऊपर, है ना। मतलब सिर्फ हम ही नहीं, हमारे करने से कितना होगा, हमारे करने से सिर्फ 4 हो सकता है, तुम्हारे करने से 10 सिलेक्शन होगा, बस ये चीज समझो। हमारे करने से सिर्फ 4 सिलेक्शन होगा, लेकिन तुम्हारे करने से 10 सिलेक्शन होगा, वो 10 कोई भी हो सकता है, अगला 6 कौन होना है ये आपने निर्धारित करना है, ये कोई नहीं निर्धारित करेगा, ये अगले 6 आप कौन होंगे वो आप निर्धारित कर सकते हैं। बहुत लोग क्लोज हैं मतलब फाइट में, और बहुत लोग जो लोग क्लोज हैं मैं उनको डिमोटिवेट, देखो ये नंबर लाना ये मतलब नंबर से जज नहीं, लेकिन मैं तुम्हें नहीं जज कर रहा हूं, तुम्हारी स्थिति को जज कर रहा हूं, तुम्हारी स्थिति खराब है, नंबर खराब नहीं है, नंबर तो आ गया, ठीक है, आ गया जो आना था, नहीं आ पाया नहीं आ पाया, अगली बार कर देंगे, अच्छा हो सकता है केमिस्ट्री का पेपर टफ लग गया हो सकता है फिजिक्स का पेपर इजी लग गया हो सकता है बायो का पेपर अच्छा हुआ हो लेकिन कहीं पे कुछ गलतियां कर बैठे हो, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग इज पॉसिबल, टू एयर इज ह्यूमन, सिंपल सी बात है, इंसान से ही गलतियां होती है। एनीवे अब देखो, अब इतने के बाद भी देखो, अब देखो यहाँ पे अभी यहीं पे तुमको इतनी जनता में दिखा दे रहा हूँ, बोला था ना मैंने कि 2 दिन से ज्यादा छुट्टी मत लेना तुम लोग। अब तुम पूछना, तुमको एक बात मैं बताता हूँ, तुमको पूछना इन लोगों से, बीएन सर वगैरह से, मैंने तुम्हें जो कमिटमेंट दिया था उसी कमिटमेंट में मैं वापस आया। मैं पता है मेरे घर वाले रुकते रह गए, मैंने कहा नहीं रुकना ही नहीं है, मुझे जाना है। बोले क्यों जाना है? बोले बाबा का दर्शन करने जाना है। बोले कहाँ? बोले बनारस। तो बोले रात को नहीं जाना है, सुबह जाना है। तो मैंने कहा ठीक है सुबह चले जाएंगे। सुबह लेट होते होते दोपहर हो गया, दोपहर होने के बाद फिर उसके बाद शाम तक फोन आता है, कहाँ? हमारे ट्रेन में। बोले कहाँ? मैं कहा हाजीपुर। तो पापा बोले तुम तो बनारस जाने वाले थे, कहाँ मतलब कुछ मार उड़ के नहीं निकले थे सुबह सुबह घर से? मैंने बोला नहीं जाना मुझे वहीं था, वो तो आपसे झूठ बोल रहा था मैं। तो समझो आप, मैं 17 को आ गया, 17-18 2 दिन इतना प्रोडक्टिव रहा ना यार कि पूरी डीपीपी सेट हो गई सारा, मतलब ना अगले 2 हफ्ते का मेरा बर्डन कम हो गया, अगले 2 हफ्ते आई एम फ्री। इसीलिए मैंने कहा कि क्योंकि मुझे पता था अभी आएगा ये सुपर मंथन अचीवर, यही मेरा थर्सडे एक दिन मिलता है जो खाली टाइम हमको मिलता है। अब इसमें भी 3 घंटा एक्स्ट्रा चला गया, अल्लो 7.5 घंटे की क्लास। अब समझो मेरी बात को, तो मैं कह रहा हूं ना कि अब लेकिन ईजी हो गया मेरे लिए। अब भाई मैं तो एक बात जानूंगा, मैंने आज तक जितना मेहनत किया उसका रिजल्ट मिला है। मैं एक ही बात जानता हूं, मेहनत इज इक्वल टू रिजल्ट। ये बात कहने की नहीं है, जितनी मेहनत करोगे यकीन मानो तुम्हारा रिजल्ट भी वैसा ही आएगा। 120 नंबर आ रहा है मेहनत वैसी ही है, 130 नंबर आ रहा है मतलब मेहनत वैसी ही है, 90 नंबर आ रहे हैं मतलब मेहनत वैसी ही है, 40 नंबर आ रहे हैं मतलब मेहनत वैसी ही है। इसका मतलब ये नहीं हुआ लायक तुम उसी के हो, तुम उसी के लायक हो या नहीं हो ये बात अलग है, मेहनत तुम उस लायक कर रहे हो या नहीं कर रहे हो ये बात अलग है। तुम मेहनत नहीं कर रहे हो इससे अपना पोटेंशियल कम मत आको, बढ़ाओ इस दायरे को, बढ़ाओ इस दायरे को। जिस रास्ते पे तुमको दिख रहा है तुम्हारी हार हो रही है, और साला फिर भी तुम वहां पे मतलब अपने मतलब हार, क्या कहा जाता है ना कि माला लेके खड़े होना चाहते हो, तो कौन रोक सकता है तुम्हें? कौन रोक सकता है बताओ? तुमको पता है सामने, तुम देख पा रहे हो अरे मेरा सिलेक्शन इस बेसिस पे नहीं हो रहा है, फिर भी तुम नहीं कर रहे हो। द प्रॉब्लम इज दैट, और ये नहीं करोगे तो खैर क्या ही किया जा सकता है। तो हाइब्रिडाइजेशन बताए थे, सारी थ्योरी वोरी लिखवा दिए थे, सवाल करवाए थे या नहीं करवाए थे? नहीं करवाए थे सवाल? अच्छा ये सब एक्सप्लेन किए थे, ये लाइन वगैरह एक्सप्लेन की थी, ये सब एक्सप्लेन है ना? इधर आओ इधर आओ, इधर नोट्स। हाँ अच्छा ये सब भी एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। चलिए चलिए आइए अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, अब यहां से हम आगे शुरुआत करते हैं। सबसे पहली चीज सुनिएगा, हाइब्रिडाइजेशन की हमने बात की थी कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, क्यों होता है, थोड़ा सा रिवाइज करा दो सर। गद्दारी नहीं करोगे अगली बार से, पहले ही बताओ, पक्का ना? करवे गद्दारी? यार मत करना यार गद्दारी। सुनो, केमिकल बॉन्ड कितने तरह का होता है बताओ फटाफट? 2। कितने तरह का होता है? 2। मेरे साथ सुनना फिर 2 बार बोलना, ठीक है, ताकि याद हो जाए पूरा, एक बार दिमाग सेट हो जाए, अच्छा लगेगा तुमको भी। केमिकल बॉन्ड कितने तरह का होता है? 2। कितने तरह का होता है? जितने लोग सोई हुई आत्मा है वो जग जाए प्लीज।
सोई आत्माएं कृपया करके जग जाएं फटाफट से। आजू बाजू अगर कोई सोया दिखे तो हम पानी मार देना मुंह पे, ठीक है? समझ रहा हूँ मेरी बात को? हाँ, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल 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 बिल्कुल। कर भला तो हो भला, ये जीवन में याद रखना। कर भला तो हो भला। बी आंसर को पिछले 1.5 साल में 10 बार ये बात प्रूफ की है मैंने। मैंने उनको दिखाया इस मूवमेंट पे, देखो बी आंसर ये काम करने जा रहा हूँ, इसके बाद यही अच्छा होगा, वही अच्छा हुआ। कर भला तो हो भला, ये मैंने सीखा है। अगर दूसरे की भलाई करोगे तो ही तुम्हारी भलाई होगी, वरना तो फिर करते रहो। ठीक है, टांग खींच के वैसे भी काम मिलने वाला है, जिसको उठना होगा उठ जाएगा। तो बेहतर है भला ही करो यार। कि कॉम्पिटिटर है मेरा, नहीं हम इसको वो करने नहीं, करो भाई, तुम भी करो। हो सकता है दोनों साथ में बैठ गए चीटिंग करके आगे पास हो जाएंगे। समझ रहे हो? विजन बड़ा रखना चाहिए यार तुम लोगों को। बताओ बॉन्ड क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बॉन्ड क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एक ऐसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो लगता तो है पर दिखाई। अच्छा चलो एक बात, तो बॉन्ड कितने तरह का होता है? एक कौन सा होता है? स्ट्रॉन्ग। कौन सा होता है? और दूसरा कौन सा होता है? भाई साहब पीछे वाले, आपने पैसा पूरा दिया है, मैं ऐसा मानता हूं, तो बोलेंगे भी आप, ठीक है? वसूलिए यार पैसा। इधर सुनो, जितने लोग नहीं बोल रहे हैं मतलब पैसा वसूल नहीं रहे हैं, मतलब ये आप अपने पिताजी के साथ गलत कर रहे हैं। मेहनत का कमाया हुआ पैसा वसूल नहीं रहे हैं यार आप लोग। अबे निचोड़िए यार, ठीक है? खुद से भी हमसे भी सुनिए मेरी बात को, हमसे कहा निचोड़ोगे भाई ऐसे? लिया है आपने? नहीं भाई। तो सुनो इधर सुनो। अगर हम बात करें कि केमिकल बॉन्ड, बॉन्ड क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो लगता तो है पर दिखाई नहीं देता। कितने तरह का होता है? कितने तरह का होता है? कितने तरह का होता है? ये सब किया करो, 5 गो सेंस जो दिया गया है ना, भगवान ने जानबूझ के दिया है। इसका उपयोग करोगे तो एक फायदा बताता हूँ। साइकोलॉजी नहीं पढ़े हो ना, हम पढ़े इसलिए बता रहे हैं तुमको। ह्यूमन साइकोलॉजी बड़ा फर्क पड़ता है तुमको। चीजें ना जो होंगी ना, तुम देखना कभी भी कोई पिक्चर बनाना वो ज्यादा याद रहेगी बजाय एक पैराग्राफ याद करने के। क्रिएट किया करो, जब दिया है तो क्या करोगे? है? है? अब जाने तो मैं कुछ बोलना नहीं चाहता। इधर सुनो। बॉन्ड कितने तरह का होता है मेरे भाई? 2। एक कौन सा होता है? स्ट्रॉन्ग। एक कौन सा होता है? जहां इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़े ना पड़े। इंटर एटॉमिक, इंटर मॉलिक्यूलर। अच्छा हाइड्रोजन बॉन्ड। अच्छा डाइपोल बेस फोर्सेस। अच्छा एक बात बताओ, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, डेटिव बॉन्ड। अच्छा मोड ऑफ फॉर्मेशन, मोड ऑफ फॉर्मेशन पहला, दूसरा, ट्रांसफर से बनने वाला बॉन्ड, ट्रांसफर से बनने वाला बॉन्ड कौन सा? कौन सा? आयोनिक। कौन सा? कौन सा? ठीक है। अच्छा एक बात मुझे बताओ, शेयरिंग से बनने वाला बॉन्ड क्या कहा जाए? कितने तरह का होगा? एक कौन सा होता है? बराबरी का सौदा। और एक क्या होता है? मतलब बिना बराबरी का सौदा। हिंदी में बोलो। एक क्या होता है? बराबरी का। एक क्या होता है? बिना बराबर। तो जहां इक्वल शेयरिंग हो उसे हम कहते हैं बराबरी, और जहां अनइक्वल शेयरिंग हो उसे हम क्या बोलते हैं? बिना बराबरी के। अरे हाँ ना बोलो भाई। बराबरी से बनने वाला बॉन्ड कौन सा होगा? बिना बराबरी के बनने वाला बॉन्ड डेटिव होगा। कौन सा होगा? डेटिव। अब डेटिव क्या हो सकता है? सिग्मा बी और सिग्मा बी और सिग्मा बी और अगर सिग्मा डेटिव हुआ तो उसे क्या बोलोगे? कोऑर्डिनेट। क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? अगर पाई डेटिव हुआ तो क्या क्या बोलोगे? जो पहली बीवी नहीं बनाते वो, मतलब जो बैक बॉन्डिंग नहीं करते वो, जो पहली बीवी नहीं बनाते वो, इसका मतलब जो बैक बॉन्डिंग नहीं करते वो। अच्छा एक बात मुझे बताना आगे चल के, मैं कह रहा हूं BF3 बैक बॉन्डिंग करता है, तो क्या BF3 ब्रिज बॉन्डिंग करेगा? मैं कह रहा हूं BF3 बैक बॉन्डिंग नहीं करता है, तो क्या करेगा? मैं कह रहा हूं AlCl3 बैक बॉन्डिंग नहीं करता है, करेगा? अरे करेगा या नहीं करेगा? मैं कह रहा हूं BeCl2 बैक बॉन्डिंग नहीं करता है, तो ब्रिज बॉन्डिंग करेगा। तो ब्रिज बॉन्डिंग में कितने कंपाउंड टोटल? 3 पढ़ने अपने को, BeCl2, B2S6, AlCl3, Al2Cl6। बस 3 ही पढ़ने होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट B2S6 सेंटर जाता है। रुक जा घोंचू, पढ़ाऊंगा आगे, बता रहा हूं, ये तो फील दे रहा हूं कि अभी देखो कैसे कैसे चल रहा है। कोऑर्डिनेट, कोवेलेंट, देन उसके बाद बैक बॉन्डिंग, देन ब्रिज बॉन्डिंग। ठीक है, वो सीक्वेंस चलेगा पूरा। तो फिर से मैं बोल रहा हूं तुम्हें कि जो पहली बीवी नहीं बनाते वो, टॉपिक भी इसी सीक्वेंस में भी निकलना है अपना। जो पहली बीवी नहीं बनाते वो, जो पहली बीवी नहीं बनाते वो दूसरी बीवी, यानी जो बैक बॉन्डिंग नहीं करते वो। अच्छा एक बात तो, इलेक्ट्रॉन पेयर कितने तरह के होते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर कितने तरह के? कितने तरह के? कितने तरह के? कितने तरह के? पहला कौन सा? पहला कौन सा? और दूसरा कौन सा? लोन पेयर किसे कहते हैं? पक्की बात है। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाए तो कितने लोन पेयर? एक। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाए तो कितने लोन पेयर? ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाए तो
ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाए तो, अगर हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बनाए तो 3 लोन पेयर होते हैं। कितने लोन पेयर होते हैं? 3। कितने लोन पेयर? 3। सेकेंड पीरियड एलिमेंट कैन नॉट शो कोवेलेंसी मोर देन 4 से ज्यादा बॉन्ड, while थर्ड पीरियड एलिमेंट कैन शो कोवेलेंसी मोर देन, क्यों? क्योंकि उनके पास क्या है, बोलो जल्दी, वेकेंट डी ऑर्बिटल। क्या है, बोलिए जल्दी। सेकेंड पीरियड एलिमेंट कैन नॉट शो कोवेलेंसी मोर देन, while third period element can show covalency more than, because they have presence of vacant d orbital। क्या होता है उनके पास? vacant d orbital। क्लियर है? बोलो हाँ या ना। अब इसके बाद से हम आगे आ जाते हैं। हमने कहा था स्टेट कितने तरह की होती है? 2। पहली कौन सी? ग्राउंड। और दूसरी कौन सी? पहली कौन सी? ग्राउंड। दूसरी कौन सी? अच्छा एक बात बताओ, PCl5 कौन सी एक्साइटेड स्टेट ऑफ फॉस्फोरस में यह बना है कंपाउंड? PCl5 कौन सी एक्साइटेड स्टेट में बना है? देखिए फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना होगा? 15। 1s2 2s2 2p6 गया भाड़ में, हाँ या ना। अब देखो यहां पे ये क्या है? 3s2 3p3 3d0। अरे हाँ ना बोल भाई। अब देख आउटर शेल में देखेगा तो यहां पे 2 क्या दिख रहे हैं तुझे? पेयर्ड दिख रहे हैं। और 3 क्या दिख रहे हैं? बोल जल्दी। अनपेयर्ड। अभी बताइए कितने बॉन्ड बना सकता है? सोच के बता। 3 नहीं गधों, 3 तो कोवेलेंट बना सकता है, एक कोऑर्डिनेट भी बना सकता है, हाँ या ना। तो PCl3 अगर बनता, PCl3, तो मैं कहता ये ग्राउंड स्टेट ऑफ फॉस्फोरस है। क्या है? ग्राउंड स्टेट ऑफ फॉस्फोरस। लेकिन जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर दिया आपने, तो अब कितने इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं यहां पे? जरा गौर से देखिए, 1। और यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? बोलिए जल्दी। 1 2 3। और यहां पे कितने आ गए? 1 आ गए। कितने इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं? 1 2 3 4 5। यानी क्या PCl5 बन सकता है या नहीं? तो एक्साइटेड स्टेट 1 ऑफ फॉस्फोरस में PCl5 बनता है। क्या ये बात समझ में आई? अगर मैं तुमसे बोलूं कि एक बात बताओ, SF2 या SF2 ने तो नहीं, H2S रिएक्टिव होता है, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। H2S, SF2 एंड सॉरी SF2 नहीं, SF4 एंड SF6, ये मुझे बताइए कि ये कौन कौन सी एक्साइटेड स्टेट में है। तो तुमको पता है ग्राउंड स्टेट में तुम निकालोगे तो +2 में होता है। +2 में होता है गधों, 2 में होता है सर। +2 कहां से आ गया? +2 तो डिपेंड करेगा, 2 में होगा। अगर मैं बात करूं एक्साइटेड स्टेट 1 में कितने में होगा? +4 में होगा। +4 में होगा, 4 में होगा। एक्साइटेड स्टेट 2 में कितने में होगा? 6 में या +6 में? 6 में होगा। तो यानी कि हमें पता चल गया 6 बॉन्ड बना रहा है, एक्साइटेड स्टेट सेकंड है। 4 बॉन्ड बना रहा है, एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट है। 2 बॉन्ड बना रहा है, ग्राउंड स्टेट है। एक और सवाल दे दिया, मान लो HClO ले लिया, HClO2 ले लिया, ठीक है, ये क्लोरीन के ऑक्सी एसिड्स होते हैं। इसके अलावा HClO3 ले लिया, इसके अलावा HClO4 ले लिया। अब देखो यहाँ पे ये 7 बॉन्ड बना रहा है। यहाँ पे अगर देखें 7, यहाँ पे 5, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1, मैंने लिखवा रखा है। ये ग्राउंड स्टेट होता है, ये एक्साइटेड स्टेट 1 में, ये एक्साइटेड स्टेट 2 में, ये एक्साइटेड स्टेट 3 में। क्या बात समझ में आई या नहीं आई? तो सवाल ऐसे पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना। स्टेट के बारे में बता दिया था मैंने। आगे अगर हम बात करें, हमने सबसे पहले क्या पढ़ा? लेविस डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाए। तो सबसे पहली चीज हमने क्या पहचानना सीखा? सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम बोले तो लेस इन नंबर, लार्ज इन साइज, लेस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मैक्सिमम कोवेलेंसी। अब जिसका सवाल आया, आप सब लोग फंस गए पेपर के अंदर। सवाल किसका आया? SO3-2 का स्ट्रक्चर बनाने को आया। ये सवाल आया हुआ था, स्ट्रक्चर भी बना के दिया हुआ था, पूछ रहा था बताइए कौन सा है, उसमें भी आप लोग नहीं कर पाए। अरे भैया कैसे कर पाएंगे? लेस इन नंबर कौन दिख रहा है बताइएगा जरा? सल्फर लिख लिया आपने। अच्छा कौन से ग्रुप का होता है सल्फर? 16 का। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे वैलेंस शेल में? 6। तो ये रहा 2, ये रहा 2 4, और ये रहा 2 6, ये 6 इलेक्ट्रॉन रहा। ठीक है, अब जरा गौर सुनिए, कितना ऑक्सीजन है भाई? कितना नेगेटिव चार्ज है? तो 2 नेगेटिव चार्ज किसको दोगे? ऑक्सीजन को दोगे या नहीं दोगे? अरे यार रूल खोलो ना, LLMC बोला था, फिर उसके बाद क्या बोला था? हाइड्रोजन हो, क्लोरीन हो, फ्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो, CH3 हो, या ऑक्सीजन नेगेटिव हो, सेंट्रल एटम के साथ कैसा बॉन्ड बनाते हैं? बोला था या नहीं बोला था? मैंने कहा था नेगेटिव हो, अगली बात लिखी है देखना जाके, नेगेटिव है, ऑक्सीजन भी है, तो हमेशा नेगेटिव किसको दे दो? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन क्या बन जाएगा? ऑक्सीजन नेगेटिव। इसका मतलब एक ऑक्सीजन कितना नेगेटिव खा रहा है, तो 2 ऑक्सीजन कितना नेगेटिव खाएंगे? यानी कितने ऑक्सीजन नेगेटिव है इसके अंदर? तो 2 क्या बनाएंगे आपका? बचा हुआ क्या है? एक
अब यहां पे निकालना था यार तुम लोगों को। अब इसमें क्या दिक्कत थी भाई? लोन पेयर तो ये क्या बता रखा है मैंने, दू को अपना पेयर यहां पे ये शेयर करेगा। क्या बता रखा है भाई? मतलब ऐसे सवाल है, SO4-2 बोला था, SO3-2 बोला था, NO3-2 बोला था, सॉरी NO3- बोला था, फिर नहीं करके आ रहे हो तुम लोग यार। तो फिर ऐसे नहीं हो सकता भाई। मजा तो सबने लिया ट्रिपल LMC का, एक बार घुस गया ना सबके अंदर, गया ना सबका 5 नंबर लेके कम से कम। लो और लो, बहुत बढ़िया हुआ नंबर नहीं आया तुम लोगों का। गद्दारों के साथ यही होना चाहिए। ट्रिपल LMC बोला था या नहीं बोला था? लेसन नंबर आज के बाद पढ़ना ढंग से जाके। नालायक जो स्ट्रक्चर तो बनवाया उसको तो बना लेता रे गधा। 3 को तो बनवाया था, कार्बोनेट सल्फेट। अब 2 को बना लेना भाई कोऑर्डिनेशन में, यहां नहीं काम आया तो कोऑर्डिनेशन में आएगा। हक, सुनो अब हमारी बात को, हम क्या कह रहे हैं? ट्रिपल एल, हाँ देखो कंसेप्ट कितना क्लियर है। ट्रिपल एल लेस इन, लार्ज इन, लेस इन, मैक्सिमम। हाइड्रोजन हो, क्लोरीन हो, फ्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो, CH3 हो और या ऑक्सीजन नेगेटिव। हमको न्योता होता नहीं दियो अपने घर पे है? पंडित जी को मतलब न्योता देके मुंह में दही हुई जमा के बैठे हो। बर्तन नहीं था सर घर में, बेरोजगार आदमी है, बोल कहा नहीं रहे हो सब लोग? हाइड्रोजन हो, क्लोरीन हो, फ्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, हाइड्रोजन हो, क्लोरीन हो, फ्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, हाइड्रोजन हो, क्लोरीन हो, फ्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो, CH3 हो, ऑक्सीजन नेगेटिव हो। एक एक करके, मतलब मच्छरों की तरह नहीं। हाइड्रोजन हो, क्लोरीन हो, फ्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो, CH3 हो या ऑक्सीजन नेगेटिव। सेंट्रल एटम के साथ हमेशा, अगर मान लो ऑक्सीजन है और नेगेटिव है, हमेशा नेगेटिव किसको देना है? किसको देना है? ऑक्सीजन है, नेगेटिव है, नेगेटिव उठा किसको देना है? अच्छा मान लो ऑक्सीजन है, नेगेटिव नहीं है, तो बताओ क्या होगा? सेंट्रल एटम क्या होगा? सेंट्रल एटम के साथ क्या बनाएगा? क्या बनाएगा? डबल बॉन्ड। अच्छा मान लो नेगेटिव या पॉजिटिव हो, नेगेटिव या पॉजिटिव हो लेकिन ऑक्सीजन ना हो, तो हमेशा नेगेटिव पॉजिटिव किसको देना है? बस ये 4 तो बातें होती हैं यार, और ये बातें बहुत जगह तक हेल्प करेंगी तुम्हें, हर जगह ही हेल्प करेंगी। मैं तुमको बता रहा हूं, चौथी बात ना बैक बॉन्डिंग पढ़ने में बहुत मदद करती है तुम्हारी। बता रहा हूं, BF4- बनाओगे, AlCl4- बनाओगे, BOH4 का माइनस बनाओगे, वहां पे ये बहुत काम देगा। इसलिए ये जितनी बातें लिखी हुई हैं, इन सारी बातों को इग्नोर मत कीजिए। किसी ना किसी बात का कहीं ना कहीं तुम्हें डायरेक्ट अगर बॉन्डिंग में नहीं यूज मिला, मतलब वो कहीं ना कहीं तुम्हारी मदद करने वाला है। वेट करो बस, हैव पेशेंस। वो कहां मदद करेगा वो तुमको भी नहीं पता है, बस तुम्हारी मदद कर जाएगा। जब तुम अटकोगे ना, तो तुम्हारे पास कहां मदद कर जाएगा खट से तुमको समझ में भी नहीं आएगा। एनीवे, अगर हम आप बात करें इसके बाद से, तो हमने कहा था कितनी थ्योरी टोटल आई हुई है? 4। पहली कौन सी है? लेविस ऑक्टेट थ्योरी, उससे भी एक सवाल आ गया। उसके बाद से अगर हम बात करें दूसरी कौन सी थी? VSEPR थ्योरी। देन तीसरी कौन सी थी? VVT। एंड चौथी कौन सी है? MOT। पक्की बात है। तो सबसे पहली चीज VSEPR थ्योरी के पहले हमने क्या पढ़ा था? लेविस ऑक्टेट थ्योरी। क्या बोला था? हम थे जिनके सहारे वो हुए ना हमारे। कहने का मतलब क्या था कि इनको पूरा भरोसा किस पे था? नोबल गैस पे। नोबल गैस अपना कटोरा कितने से भरते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन से। तो इनको लगा कि सब जिसके कटोरे में 8 इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या होगा इस दुनिया में? सबसे ज्यादा स्टेबल। लेकिन पता चला 8 के कम वाले भी स्टेबल पाए जा रहे हैं, 8 से ज्यादा वाले भी पाए जा रहे हैं, ऑड इलेक्ट्रॉन वाले भी। लिमिटेशन याद है या नहीं याद है? तो सबसे पहले कौन सा था बोलो जल्दी? सबसे पहले हाइपोवैलेंट, दूसरा कौन सा था? हाइपरवैलेंट, तीसरा क्या था? ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, चौथा क्या था? स्यूडो इनर्ट गैस कन्फ्यूग्रेशन। उसके बाद पांचवा क्या था? ट्रांजिशन मेटल कन्फ्यूग्रेशन। कितने कन्फ्यूग्रेशन है? पहला कौन सा है? इनर्ट गैस। दूसरा कौन सा है? तीसरा कौन सा है? और चौथा कौन सा है? इनर्ट पेयर। कहा भाई सन्नाटा ही बन के आए हो एकदम से? हाँ सर, वो मतलब अभी घर से आया हूं, थोड़ा थका थका हूं। अब इसके बाद सुनो मेरी बात को। अच्छा बताओ कॉन्ट्रैक्शन कितने तरह के होते हैं केमिस्ट्री में? पहला कौन सा होता है? दूसरा कौन सा होता है? तीसरा? ट्रांजिशन लेंथेनॉइड एक्टेनॉइड। ट्रांजिशन की वजह बताओ? 3D इलेक्ट्रॉन। कौन? 3D इलेक्ट्रॉन।
अच्छा लेंथेनॉइड की वजह बताओ। 4f इलेक्ट्रॉन, क्या बोलो बोलो, 4f इलेक्ट्रॉन, 4f इलेक्ट्रॉन। अच्छा एक्टेनॉइड की वजह बताओ। मैग्नीट्यूड वाइज सबसे बेहतरीन कॉन्ट्रैक्शन, देन कौन होगा, देन कौन सा होगा, जेड इफेक्टिव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, जेड इफेक्टिव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। लेकिन ये कहां वैलिड है, दो जगह। पहला कहां पे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, कहां पे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। और दूसरा कहां पे, डिफरेंट आयन ऑफ सेम एलिमेंट, क्या बोलो बोलो, डिफरेंट आयन ऑफ सेम एलिमेंट। पक्की बात है, बोलो हाँ ना। दो कदम पर टी, दो कदम पर कॉफी, याद है किसका ऑर्डर था, आयनाइजेशन। दो कदम पर टी, दो कदम पर टॉफी, समझ रहे हो किसका है, समझ रहे हो, आईपी, आई एंड में जोड़ लेना, दो कदम पर टी, दो कदम पर कॉफी, कहां है, आईपी। समझ रहे हो मेरी बात को, आईपी के अंदर। अच्छा एक बात तो, बंगला इन थैला किसका ऑर्डर था, बंगला इन थैला, अभी इसलिए याद है, ठीक है, बढ़िया है। ये सब याद रखो, साइज का कौन सा ऑर्डर है, कहां पे क्या ऑर्डर है, वरना तो फिर वही बात होगा, चक्कर घूमता रह जाएगा। बात समझ में आई, ठीक है चलिए। एनीवे अब हम आगे आते हैं थोड़ा सा, एप्लीकेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। कहां पे आते हैं, एप्लीकेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। देखिए एप्लीकेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन की हम बात करने जा रहे हैं। एप्लीकेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन निकालना तो पहले सिखाइए, अरे सिखा देंगे भाई, रुक तो सही, वही तो कराने जा रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो एप्लीकेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन की जब हम बात करते हैं तो पांच मेजर बातें करनी है अपने को। इसके अंदर टोटल कितनी बातें करनी है, पांच। पहले समझ लो, पहले कुछ धर्रा समझ लो भैया जी, छोड़ दो पेन कॉपी, पेन कॉपी कुछ ना होगा। मैं कह रहा हूं आज से भी जाग जाओ, पीछे वाला मैं रिवाइज करा दूंगा, आज से भी जाग जाओ। मैं आज से सेट करने, आज वाला तो सेट कर दिमाग में, हर दिन तो मैं यही उम्मीद जगाता रहता हूं और तुम नालायक हो, हर दिन तोड़ देते हो। तो यार आज से, नहीं नहीं, आज से फ्रेश स्टार्ट, ठीक है, बढ़िया स्टार्ट करना है ना, जब जागो तभी सवेरा। इधर सारे लोग जितने गधे हैं आज से पढ़ेंगे, इधर सुनो, यहाँ पे ढंग से सुनो, जरा गौर से सुनो भाई, इधर 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 सारे लोग इधर सुनो। सबसे पहली चीज एप्लीकेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में हमें कितनी बातें पढ़नी है, एज यूजुअल पांच मेरा फेवरेट नंबर है, तो पांच टॉपिक ही पढ़ने होंगे। कितने टॉपिक, पांच। कितनी बातें पढ़नी है, कितनी बातें, पांच। कितनी बातें, देखो किन किन बातों पे सवाल उठेगा। पहली चीज, पहला सवाल उठेगा आपका यूज ऑफ डी ऑर्बिटल। किस पे उठेगा, यूज ऑफ डी ऑर्बिटल। किस पे यूज उठेगा, डी ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल पे। किस पे, डी और पी ऑर्बिटल पे, यूज ऑफ डी ऑर्बिटल एंड पी ऑर्बिटल, ये पहला टॉपिक है। दूसरा अगर मैं आपसे बात करूं तो दूसरा है आपका बेंट रूल। दूसरा क्या है, बेंट रूल। सर ये तो सिलेबस में है ही नहीं, अच्छा आप पढ़ लीजिएगा फिर बताइएगा है या नहीं है, ठीक है। दूसरा क्या है, बेंट रूल, क्या है बोलिए जल्दी, बेंट रूल। तीसरा सर कौन सा है, तीसरा, तीसरा है आपका ड्रैगोज रूल। कौन सा होता है, ड्रैगोज रूल। कौन सा होता है, ड्रैगोज रूल, ठीक है। तो सबसे पहला क्या है, यूज ऑफ डी ऑर्बिटल एंड पी ऑर्बिटल। दूसरा क्या है, बेंट रूल। तीसरा क्या है, ड्रैगो रूल। अब उसके बाद चौथा क्या आता है, चौथा अगर हम आपसे बात करें तो पहला यूज ऑफ डी ऑर्बिटल एंड पी ऑर्बिटल, इसमें पी का यूज कैसे किया जाएगा, डी का कैसे, ये पूछा जाता है। बेंट रूल क्या समझाएगा आपको, बहुत सारे कंसेप्ट देगा, बॉन्ड लेंथ के लिए, बॉन्ड एंगल के लिए, बहुत तरह की चीजें सोचने के बारे में बताएगा आपको। ड्रैगो अगर हम बात करें तो ये बताएगा कि भैया देखो कई जगह ऐसा होता है जहां हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है। नेक्स्ट अगर हम आपसे बात करें तो नेक्स्ट जो आएगा वो आएगा वेरिएबल हाइब्रिडाइजेशन। क्या आएगा बोलो जल्दी, वेरिएबल हाइब्रिडाइजेशन। अभी एक लाइन से इनको कनेक्ट करूंगा, एक लाइन से कनेक्ट करूंगा, होल्ड ऑन। वेरिएबल हाइब्रिडाइजेशन, अब वेरिएबल हाइब्रिडाइजेशन का केस तुम्हें तीन केस में पढ़ना पड़ता है, सॉलिड, लिक्विड एंड फ्री रेडिकल। सबसे इंपॉर्टेंट है सॉलिड एंड फ्री रेडिकल। समझ रहे हो मेरी बात को, सॉलिड, लिक्विड और फ्री रेडिकल तीन जगह पे पढ़ना पड़ता है। एनीवे इसके अलावा अगर हम बात करें, पांचवा अपना क्या टॉपिक रहने वाला है, सम एग्जिस्टिंग एंड नॉन एग्जिस्टिंग स्पीसीज ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एप्लीकेशन एंड टिल द थ्योरी वी हैव कवर्ड राइट नाउ। हमने अभी तक जितना कवर कर लिया है उनके बेसिस पे कुछ एग्जिस्टिंग और नॉन एग्जिस्टिंग स्पीसीज की हम बात करेंगे। सम एग्जिस्टिंग एंड नॉन एग्जिस्टिंग स्पीसीज, सम एग्जिस्टिंग एंड नॉन एग्जिस्टिंग स्पीसीज, ये टोटल पांच टॉपिक हैं जिन पे हमें चर्चा करना है। कौन कौन सा, यूज ऑफ डी ऑर्बिटल सबसे पहला सवाल, दूसरा बेंट रूल, ड्रैगो रूल, वेरिएबल हाइब्रिडाइजेशन, सम एग्जिस्टिंग एंड नॉन एग्जिस्टिंग। अब एक लाइन से कनेक्ट करता हूं, एक्चुअल में हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट आया, तो हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट जब आया तो आप लोगों को पता है, देखिए मैंने पिछले टर्न पे बताया था हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp है, sp2 है, sp3 है, sp3d है, sp3d2 है, sp3d3 है। अब s तो डिफरेंट तरह का होता नहीं, s तो एक ही तरह का होता है। बचे हुए जो p हैं उनके ऊपर सवाल पूछा जाएगा कि कौन सा p ऑर्बिटल यूज किया गया है।
अब जब नीचे जाओगे तो डी ऑर्बिटल भी आएगा, तो पूछा जाएगा कौन सा डी ऑर्बिटल यूज किया गया, तो सबसे पहला सवाल वहां से शुरू होता है। अब दूसरा सवाल सुनो, बेंट रूल आएगा, ये क्या बोलेगा कि भैया देखो, अगर मैं तुमसे बात करूं, लेट सपोज दैट, मान लो, हाँ अच्छा, तो पहले बताना चाहिए था ना, उधर नहीं ना भाई ऐसा। अब इधर मान लो, जैसे मान लो, ऐसे समझो ये कार्बन है, अब कार्बन के 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल मान लो बने, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने, कैसे बने, तो एक s 3 p कंबाइन हुए, कौन कंबाइन हुआ, एक s प्लस 3 p ऑर्बिटल मिलके 4 नए क्या बना रहे हैं, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब कुछ लोगों के मन में पहला संशय है कि सर एक s और 3 भी मिलके तो एक ही ऑर्बिटल बनाएंगे, अरे ना रे गधा, 4 ऑर्बिटल बनेगा, ऑर्बिटल 4 बनेगा। अब हो क्या रहा है ना कि यहां पे समझने की कोशिश करो, sp3 जब मिक्स हो रहा है वो एक साथ मिक्स हो जा रहा है ऑर्बिटल कितना, 4, तो बनेगा भी कितना, 4, लेकिन अब जो बनेगा वो कैसा बनेगा, मिक्सिंग वाला, आटा अलग था पानी अलग था, इसका मतलब रोटी नहीं बन सकता, अबे गूंद दो बन जाएगा, अरे हाँ ना बोलो, नहीं सर बेलना भी पड़ता है उसके बाद, मतलब वो तो तुमको ज्यादा एक्सपीरियंस होगा। अब हमको एक बात बताओ, अगर हम तुमसे बात करें, समझने की कोशिश करो कि सबसे पहली चीज, अगर मैंने तुमसे बोला कि 4 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है चारों मिलके एक बना रहे हैं, ये चारों आपस में मिल रहे हैं, एक दूसरे में ना मिठाइयां बांट रहे हैं, ये पड़ोसी इसको दे रहा है, ये इसको दे रहा है, ये इसको दे रहा है, मतलब ऐसे ही कर रहे हैं, तो सबके घर थोड़ा थोड़ा मीठा चला गया, अरे हाँ ना बोलो भाई, तो 4 ऑर्बिटल है तो 4 नए हाइब्रिड भी बनते हैं। आधे लोगों के मन में यही संशय रहता है, सर एगो एस 3 गो पी मिलके तो एगो sp3 बना रहे हैं ना, अबे एगो नहीं बना रहे गधा, 4 को बना रहे हैं, समझ रहे हो मेरी बात को, 4 ऑर्बिटल है तो 4 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल भी बनेंगे। अब लेकिन पहले क्या था, एस वाले के अंदर केवल एस का कैरेक्टर था, पीएक्स वाले के अंदर पीएक्स का कैरेक्टर था, पीवाई वाले के अंदर पीवाई का था, पीजेड वाले के अंदर पीजेड का कैरेक्टर था। अब क्या हुआ कि पीएक्स के अंदर पीवाई और पीजेड और एस तीनों का कैरेक्टर आ गया, पीवाई के अंदर पीजेड पीएक्स और एस तीनों का कैरेक्टर आ गया, पीजेड के अंदर पीएक्स पीवाई और एस तीनों का कैरेक्टर आ गया, एस के अंदर पीएक्स पीवाई पीजेड तीनों का कैरेक्टर आ गया, इसीलिए बोला हाइब्रिड, मिक्स बोला है, हाइब्रिड बोला है। तो अब एक बात मुझे बताओ कि ये 4 ऑर्बिटल है लेट सपोज, तो अगर मैं बोलूं इसका नाम बताओ, एक का नाम बताओ, एक का नाम बताओ, तो एक का नाम क्या है बताओ, किसी एक का नाम बताओ, मैंने कहा इसका नाम बताओ, क्या नाम है, इस ऑर्बिटल का नाम क्या है, sp3 बोलोगे या sp, क्या क्या नाम क्या दोगे तुम मुझे बताओ, sp3 बोलोगे, चलो ठीक है, इसका क्या नाम दोगे, sp3 दोगे, इसका क्या नाम दोगे, sp3, और इसका भी क्या नाम दोगे, sp3। अब मैं तुमसे बोलूं परसेंट एस कैरेक्टर बताना, इसके अंदर कितना आएगा, तुम कहोगे सर एक बाप की कितनी औलादे हैं, 4, मान लो 100% प्रॉपर्टी है डिवाइडेड बाई 4, तो एक केस में कितना आया, 25, मतलब परसेंट एस कैरेक्टर कितना है, 25। यहां बताना परसेंट एस कैरेक्टर कितना है, अच्छा यहां बताना, अरे हर जगह 25 आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये देखो 25 आ गया। अच्छा एक बात तो, यहां परसेंट पी कैरेक्टर बताना जरा, कितना आ रहा है, 75 आ रहा है। अच्छा यहां बताना परसेंट पी कैरेक्टर 75 आ रहा है। अच्छा यहां बताना परसेंट पी कैरेक्टर 75। अच्छा यहां पे 75, क्या इक्वल परसेंटेज आ रहा है या नहीं आ रहा है। बेंट ने बोला कि हो सकता है कि यहां और यहां पी जो हो ना 80-80 हो जाए और ऊपर कितने हो जाए, 70-70 हो जाए, मतलब 5 घट के जो ये पी का कैरेक्टर है 5 घट के नीचे आ जाए, ये पी का कैरेक्टर 5 घट के नीचे आ जाए, मतलब नीचे वाले 2 ऑर्बिटल में 80-80% पी कैरेक्टर पाया जाए और ऊपर वाले दोनों में कितना पाया जाए, 70-70 पाया जाए। अभी भी हो रहा है उतना ही, अगर तुम देखोगे तो जोड़ के उतना ही हो रहा है। अब जैसे पी कैरेक्टर यहां 25, यहां 25, यहां 25, यहां 25, उसने बोला जरूरी थोड़ी है, ये तो आइडेंटिकल हाइब्रिडाइजेशन का रिजल्ट है ना भाई। उसने बोला जरूरी थोड़ी है कि हर जगह आइडेंटिकल हाइब्रिडाइजेशन हो, मार्क माय वर्ड, मैं क्या बोल रहा हूं, आइडेंटिकल हाइब्रिडाइजेशन, क्या बोल रहा हूं, आइडेंटिकल हाइब्रिडाइजेशन। जरूरी थोड़ी है कि यार हर जगह परसेंटेज, अरे हो सकता है कि एक खानदान में 4 बच्चे हैं तो हो सकता है पिताजी डिवाइड करें तो 25-25% का हिस्सा सबको देते हैं, लेकिन उसी खानदान में क्या इस बात की प्रोबेबिलिटी नहीं है कि 1-2 बच्चों को हो सकता है कि 30-30% का शेयर मिल जाए और बचे हुए 2 बच्चों के साथ ना इंसाफी हो जाए, उनको 40% ही मिले। अरे हो सकता है या नहीं हो सकता है, छोड़ो मैं तुम्हारे बचपन में आता हूं, कुछ कुछ मेहमान या कुछ कुछ मास्टर ऐसा होता होगा, तुम अपने स्कूल के दिनों को याद करो, जो तुमको मत बड़ा मारता होगा और कुछ लोगों को छोड़ देता होगा जिसको मारना चाहिए होता है। अरे हाँ ना बोलो, पार्शियलिटी होती थी कि नहीं होती थी, ऑन द बेसिस ऑफ कोई चीज के बेसिस पे हो सकती है, हमारे साथ तो बहुत होती थी। काम ही ऐसे करता, च्युइंगम चिपका देता था किसी के पैंट में, किसी के डेस्क पे चिपका देता था। कपड़ा खराब करना मेरा बड़ा अच्छा शौक था, तो कहा मार नहीं खाऊंगा तो क्या करूंगा। तो समझ रहा हूं मेरी बात को, अब सुनो जरा गौर से मेरी बात को, पार्शियलिटी समझ रहा हूं मेरी बात को, पार्शियलिटी का मतलब क्या होता है। ऐसा अच्छा कितने लोगों को फीलिंग आती है, जिसके घर में 2 बच्चे होंगे उसको पक्का फीलिंग आती होगी, पता है क्या,
कि मतलब कई दफा ऐसा होता होगा जब सामने वाले को डांट ज्यादा पड़ जाती है तो लगता है कि यार मतलब माँ बाप हमको मानते मानते हैं, कई बार आता है, ह्यूमन प्रोसेस है वो, आता है कि यार वो बायस्ड है उसकी तरफ, हाँ या ना। तो अब समझने की कोशिश करो, यही बात तो इसने समझाई थी, जो निजी जीवन की बात है वो हाइब्रिडाइजेशन के अंदर किसने समझा दी, बेंट ने। बोला हर जगह आइडेंटिकल हाइब्रिडाइजेशन हो ऐसा जरूरी नहीं है, और मैं इस बात को बताऊंगा, प्रूफ करूंगा कि हर जगह आइडेंटिकल हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है। फिर आए कौन, ड्रैगो। ड्रैगो कहते हैं क्या समझे थे, नहीं आएंगे पिक्चर में, ये भाई साहब नई थ्योरी लेके आ गए कि जरूरी थोड़ी आइडेंटिकल अनआइडेंटिकल में तुम लटके हो, यहां कुछ मॉलिक्यूल ऐसे हैं जो हाइब्रिडाइजेशन ही नहीं शो करते हैं। हाँ करते हैं तो नगण्य करते हैं, यानी नेग्लिजिबल करते हैं, मतलब ऑलमोस्ट अनहाइब्रिडाइज होता है। लोगों ने पूछा कारण बताओ, तो उन्होंने थ्योरेटिकल साइंस दिया उसका। तो एक आता है, एक पहले समझाता है पूरा हाइब्रिडाइजेशन निकाल लो, डी ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल सब पता कर लो, तो बेंट आएगा घुसेगा, सुनो आइडेंटिकल अनआइडेंटिकल भी होता है, ठीक है तुम सब निकाल लिए ना, अब आइडेंटिकल और अनआइडेंटिकल समझो कि आइडेंटिकल हाइब्रिडाइजेशन भी हो सकता है, अनआइडेंटिकल भी, इक्वल बंटवारा भी हो सकता है, अनइक्वल बंटवारा भी। अरे हाँ ना बोलो। अब वो यहाँ परसेंट एस और परसेंट पी का होता है, कहीं कुछ का होता है, कहीं कुछ का होता है, बंटवारा होता जरूर है, कहीं इलेक्ट्रॉन का हुआ तो बॉन्ड बन गया, और जहां पे परसेंट पी और परसेंट एस का हुआ हाइब्रिडाइजेशन बन गया साहब। इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल विच हैव नियरली सेम एनर्जी, ये तो हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट ही था। अरे हाँ ना बोलो भाई। तो ऑर्बिटल का अगर मिलन होगा, इलेक्ट्रॉन का मिलना अगर बॉन्ड बनाता है, तो ऑर्बिटल का मिलना क्या बनाता है, आप ये मुझे बताइए। ओवरलैपिंग करवाता है। सिमिलर ऑर्बिटल का मतलब एक ही एटम के खुद के ही ऑर्बिटल का मिलना क्या कहलाता है, हाइब्रिडाइजेशन। यानी परसेंट का ट्रांसफर क्या कहलाएगा, आइडेंटिकल हाइब्रिडाइजेशन या अनआइडेंटिकल। इक्वल बंटवारा हुआ तो हम क्या बोलेंगे, आइडेंटिकल। अनइक्वल हुआ तो क्या बोलेंगे। भाई पिक्चर सेट कर रहा हूं ताकि तुम्हारे दिमाग में सेट रहे। अब इसको अगर कोई ये सोच रहा हो ना कि अभी मास्टर तो वो कर रहा है, भाई तुम्हारे दिमाग में छाप रहा हूं मैं पास 5 बातें, एक बार छप गई उसके बाद स्टार्ट होऊंगा फिर रुकूंगा नहीं। तो प्रॉब्लम ये होती है कि 5 तुमको पता नहीं होता है, फिर ये होता है गधों की तरह तुम नोट्स बनाते जाते हो। ऐसे तुमको भी तो फीलिंग आएगी, अच्छा ये टॉपिक की, अच्छा ये वाली बात, ये सवाल ऐसे होना चाहिए। तो इसलिए ये मत समझो कि हाँ मास्टर बस वैसे ही बोले जा रहा है, दिमाग में उतारो गधों। तो सबसे पहले चीज आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल लीजिए, सब कर लीजिए, डी ऑर्बिटल पता कर लीजिए, पी ऑर्बिटल पता कर लीजिए। बेंट आएंगे तुरंत कहेंगे क्या, जरूरी नहीं है कि हर जगह क्या हो, आइडेंटिकल हाइब्रिडाइजेशन। तो यहां से जन्म होगा कि परसेंट का बंटवारा जो हो सकता है वो इक्वल भी हो सकता है, अनइक्वल भी आ सकता है। तब तक तो ड्रैगो आएगा, कहेगा एक जनरेशन और आगे ले चलता हूं आपको, सुनिए जरूरी नहीं है कि हर जगह आइडेंटिकल अनआइडेंटिकल, हटाइए ये सब बात। कई जगह तो हाइब्रिडाइजेशन में नहीं होता है, होता है तो नगण्य होता है। अब क्या हुआ यार, मतलब 3 कंडीशन बनी, हाइब्रिडाइजेशन तुमने पढ़ लिया, डी ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल पता कर लिए, अब तुम आ गए बेंट आके घुस गए कि आइडेंटिकल अनआइडेंटिकल को लेकर। ड्रैगो कहते हैं कुछ में होता ही नहीं है। तब तक अगली बात आती है, मौसम की तरह तुम भी बदल तो ना जाओ। कहता है क्यों नहीं बदलूंगा भाई, मौका मिलेगा बदलूंगा। वेरिएबल हाइब्रिडाइजेशन इन सॉलिड स्टेट एंड इन फ्री रेडिकल, 2 कंडीशन बनेगी यहाँ पे। मौसम की तरह तुम भी बदल तो ना जाओगे, कहता है क्यों नहीं बदलूंगा भाई, बिल्कुल बदलूंगा। अब यहाँ पे सवाल पता है कहां पे अब आके टिकता है, देखो भाई केमिस्ट्री अब कहती है, पहले हम शुरू जब चले थे तो हमने हाइब्रिडाइजेशन को 100% प्रूव करना चाहा। देखो अलार्म बज गया, 9:06। हमेशा इधर, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, इधर देखो, इधर देखो, यहाँ पे जरा गौर से। हाइब्रिडाइजेशन ने पूरा कंसेप्ट क्लियर किया तुम्हारा कि भाई देखो 100% हम पे ट्रस्ट करो। बेंट आया का घंटा ट्रस्ट करो, आइडेंटिकल अनआइडेंटिकल पहले बताओ। ड्रैगो आया, आइडेंटिकल अनआइडेंटिकल, भाग ससुरा यहाँ से, पहले ही बताओ कुछ में नहीं होता है, वो भी तो बताओ। अब केमिस्ट्री की हालत तो बेचारी अब क्या करेगी, वो देख के क्या करेगी। बेंट की बात सुनी, बात उसकी भी माननी है, ड्रैगो की बात सुनी, बात उसकी भी माननी है। दोनों का बात सुन के बस दिल पकड़ लिया था बेचारे ने कि हार्ट अटैक बस ना आए अब इसके बाद, समझ रहे हो। तब तक तो कहता कि अच्छा दिल पे हाथ रख के, मौसम की तरह तुम भी बदल तो ना जाओगे, काफी दबी आवाज थी उसकी उस समय, सुना था मैंने, समझ रहे हो। तो उस टाइम पे कहा था कि मौसम की तरह तुम भी बदल तो ना जाओगे, तो उसने क्या बोला, हाइब्रिडाइजेशन बिल्कुल बदलूंगा। नाम पड़ गया वेरिएबल हाइब्रिडाइजेशन। अब ये हुआ सख्त बन के, मतलब वो हो गए, या फिर रिएक्टिव बन के, सॉरी एक मिनट रुको, सख्त बन के करोगे या रिएक्टिव बन के, मतलब बदलोगे, रिएक्टिव। तो रिएक्टिव मतलब फ्री रेडिकल, असक्स मतलब सॉलिड स्टेट, 2 जगह याद रखना होता है। फिर केमिस्ट्री कंक्लूजन पे पहुंची, देखो भाई हमारे यहाँ कुछ 0 या कुछ 100 जैसा नहीं होता है। हम 100% किसी बातों पे भरोसा आज के बाद आपको नहीं दिलाएंगे। हम हमेशा से सोशल लोग रहे हैं, इसलिए हम कहते हैं
कि कुछ ये भी बातें सही है, कुछ ये भी बातें सही है, मतलब 0 या 100 जैसा हमारे सब्जेक्ट में कुछ नहीं है। तो सबसे पहले छापेंगे एप्लीकेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। एप्लीकेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में अपना बंद कर लूं यार ये लाम उलाम। एक और है, मौसम की तरह तुम भी बदल तो न जाओगे। एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कह रहा हूं, एप्लीकेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में कितनी बातें पढ़नी है? 5। पहला यूज ऑफ डी एंड पी ऑर्बिटल, दूसरा क्या पढ़ना है अपने को? बेंट रूल, तीसरा क्या पढ़ना है? ड्रैगोज रूल, चौथा क्या पढ़ना है? वेरिएबल हाइब्रिडाइजेशन, एंड पांचवा क्या पढ़ना है? एग्जिस्टिंग एंड नॉन एग्जिस्टिंग स्पेसीज। ठीक है, मौसम की तरह तुम भी बदल तो न जाओगे। बिल्कुल बदलेंगे, काहे नहीं बदलेंगे? बदलना न जाने, बहलना न जाने, तमन्ना मचल के संभलना न जाने। भाई पीरियोडिक टेबल की डीपीपी निपटाओ, तभी केमिकल बॉन्डिंग की सर्कुलेट करवाना चालू करूं। हो गया है, हवा हवा में हो गया है। पक हवा हो गया होता तो 170 नंबर से कम आता किसी का? टॉपर का 156 नंबर है, डूब मर चिल्लू भर पानी मेरे। हाँ, सबसे खतरनाक जनता तो वो है जो 125 से 140 में लटकी हुई है। संभल जाओ वरना तुम्हारा भविष्य ना आगे चल के खतरे में ना आ जाए। सबसे पहले खतरा तुम्हारे ऊपर ही है। 125 से 40 जिनका नंबर है जिस भी सब्जेक्ट में, क्योंकि उसके नीचे वालों को भी बहुत मेहनत करने की जरूरत है, उससे ऊपर वालों को बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है। आपको मेहनत प्लस सावधानी की बहुत जरूरत है, समझ जाइए आप। 120 से नीचे वाले को बहुत रिग्रेस मेहनत। भाई तुम एक्यूरेसी वगैरह गया भाड़ में, पहले तुम मेहनत बढ़ाओ, अपना सवाल का प्रैक्टिस बढ़ाओ, कोलगेट का प्रचार करना बंद करो और नोट्स लिखना चालू करो। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, इसके अलावा 120 से 140 वाला जो है, खासकर 120 से 140 का 145 वाला, भाई तुम्हें मेहनत भी रगड़ने की भी जरूरत है और सावधानी भी उतनी ही रखने की जरूरत है। तुमको टाइम का कैलकुलेशन होना चाहिए। एंड जो 145 के ऊपर है भाई, आप सिर्फ टाइम पे फोकस करो, अपने टाइम सेव करना सीखो बस। नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज्यादा करो, एक्यूरेसी पे बहुत ज्यादा ध्यान दो। तीनों कैटेगरी में से जो बच्चा है वो एकदम देख ले अपने आप को। दिस इज द सिंपल मंत्र ऑफ आगे निकलने का, सिलेक्शन होने की तरफ बढ़ने का। वरना तो नंबर बढ़ाने का बहुत तरीका होता है, नंबर तो यूं ही बढ़ जाएगा, 5 नंबर 10 नंबर बढ़ना भी बढ़ना होता है, लेकिन उससे सिलेक्शन थोड़ी होता है। चलिए ये नोट कर लिया आप लोगों ने। चलिए यहां से स्टार्ट करें, यहां से स्टार्ट करते हैं। ये मैं हटा रहा हूं, देखना जरा गौर से। यूज ऑफ डी ऑर्बिटल, ये छोड़ो ना, अभी वेट करो, लिखवाऊंगा वहां पे। सबसे पहले यूज ऑफ डी ऑर्बिटल एंड पी ऑर्बिटल, उसके बाद दूसरा क्या पढ़ना है? बेंट रूल, तीसरा क्या पढ़ना है? ड्रैगो रूल, चौथा क्या पढ़ना है? वेरिएबल हाइब्रिडाइजेशन, और पांचवा क्या पढ़ना है अपने को? क्या पढ़ना है? एग्जिस्टिंग एंड नॉन एग्जिस्टिंग स्पेसीज। फिर से पांचों बातें बोल के बताओ। सबसे पहली चीज, सबसे पहले यूज ऑफ डी एंड पी ऑर्बिटल। पहला सवाल किस पे बनेगा? यूज ऑफ डी एंड पी ऑर्बिटल। उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन, रुको रुको रुको, हाइब्रिडाइजेशन आइडेंटिकल है या नहीं है, ये कौन बताएगा? बेंट। हाइब्रिडाइजेशन कुछ में नहीं होता है, ये कौन बताएगा? ड्रैगो। मौसम की तरह तुम भी बदल तो ना जाओगे, सॉलिड बन के बदलोगे या रिएक्टिव बन के? बहुत ज्यादा रिएक्टिव स्पीसीज होती है फ्री रेडिकल, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती है। और पांचवा क्या है? सम एग्जिस्टिंग एंड नॉन एग्जिस्टिंग स्पीसीज। चलिए यहां से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि सबसे पहली चीज मैं अगर आपसे बोलूं, एक एक सवाल देते हैं। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 है, मैंने कहा XZF2 हुआ, XZF4 हुआ, XZF6 हुआ। ठीक है, उसके बाद ये सवाल कराए थे या नहीं कराए थे? नंबर ऑफ लोन पेयर वगैरह निकलवाना सिखाया था, सिखा दिया था ये। अरे तब क्या, तब तो हटाओ तुम लोग, इधर आओ, सुनो जरा गौर से। जैसे मैं मान लो तुम्हें तुम्हारे सामने निकालने जा रहा हूं, सुनना। मैंने कहा कि एक काम करो, XZF4 का हाइब्रिडाइजेशन बताओ, या XZO2F2 का बताओ, या XZOF4 का बताओ, या फिर PCl5 का बताओ, या फिर IF7 का बताओ। अगर मैं तुमसे पूछता हूं इनका हाइब्रिडाइजेशन बताओ, तो तुम क्या बताओगे? इसका हाइब्रिडाइजेशन निकाल के बताओ क्या होगा। यहां पे देखो आराम से, कितने कितने इलेक्ट्रॉन है? जेनॉन कौन से ग्रुप का है? 18। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8। फ्लोरीन कौन से ग्रुप का है? 17।
आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 7। कितने फ्लोरीन है? 4। 7 चौक 28। 28 और 8 कितना होता है? कितना होता है बे? 36 को किससे डिवाइड करना है बोलो जल्दी? 8। 8 चौक को हाथ में लगा, डिवाइडेड बाई, आंसर आया। ये लोन पेयर का नंबर है और ये किसका नंबर है? बॉन्ड पेयर का। क्या बनेगा? AB4L2। 4 और 2 को जोड़ोगे नंबर कितना आया? 6 के स्टेरिक नंबर के लिए क्या बोला था मैंने? हाइब्रिडाइजेशन। sp3 अब एक बात बताओ, sp3d2 आया, ये कौन सा डी आया? सवाल ये है मेरा, ये कौन सा डी आया? डी 5 तरह के होते हैं कि नहीं होते हैं? कितने तरह के होते हैं? 5। कौन सा डी है उन 5 में से? वही निकालना सीखना है। समझ रहे हो मेरी बात को? अब अगर हम बात करें XeO2F2 में निकालोगे तो कोई ना कोई डी यूज होगा। कौन सा यूज है? अच्छा, यहां पे XeF4 में यूज करोगे तो कोई ना कोई डी यूज होगा। कौन सा डी यूज है? यहां पे PCl5 में कोई ना कोई डी यूज है। कौन सा डी यूज है? अब सुनना जरा गौर से, यहां पे मैं तुमको बताने जा रहा हूं, ढंग से मेरी बात को सुनना। देखो 3 स्ट्रक्चर करोड़ों के मैंने तुम्हें बताए थे, ये बताया या नहीं बताया? ये वाला नहीं बताया था ना? 3 स्ट्रक्चर करोड़ों के बताया था तुमको। किसका किसका बताया था? एक तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, अरे हाँ ना बोलो भाई। एक बताया था, ये बताया था। एक कौन सा बताया था? स्क्वायर बाइपिरामिडल, बताया था या नहीं बताया था? और एक कौन सा बताया था? पेंटागोनल बाइपिरामिडल। कौन सा बोला था? पेंटागोनल बाइपिरामिड। ये टोटल 3 स्ट्रक्चर बनाए थे या नहीं बनाए थे? अब एक चीज मुझे सोच के बताना, ट्राइगोनल प्लेनर देखना जरा गौर से, ये रहा ट्राइगोनल प्लेनर, ये क्या रहा? ऊपर एक बॉन्ड, एक नीचे बॉन्ड रहा। अब तुम सोच के बताओ, यहां पे एक्सियल बॉन्ड लंबी होती है या इक्वेटोरियल बॉन्ड लंबी होती है? आपको पता है कौन सी बॉन्ड लेंथ लंबी होती है? एक्सियल। यहां पे एक्सियल भारी पड़ती है किस पे? इक्वी पे। अच्छा, यहां पे क्या होता है बताना जरा? एक्सियल और इक्वेटोरियल क्या होता है? बराबर। क्या होता है बोलो जल्दी? बराबर। पक्की बात है, बोलो हाँ या ना? और यहां पे क्या होता है? इक्वेटोरियल की लेंथ ज्यादा होती है कंपेयर टू एक्सियल। अरे हाँ ना बोलो भाई। अच्छा, तो एक बात बताओ, लोन पेयर रखने की बात आएगी, क्या बोलो बोलो? लोन पेयर। अगर ये बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर हो गया, लोन पेयर रखने की बात आएगी, तो लोन पेयर यहां कहां रखा जाता है? इसके इक्वेटोरियल पोजीशन पे। अब देखो ClF3 एक एग्जाम में आ गया था कि ClF3 में लोन पेयर कहां होगा? स्ट्रक्चर से बताइए। वो यही तो था। मैंने बोला एक लोन पेयर हो, 2 लोन पेयर हो, 3 लोन पेयर हो, तीनों प्लेन में आएंगे। मैंने बोल रखा है पहले, 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर, 3 लोन पेयर कहां पे आएंगे? प्लेन में आएंगे। अब यहां पे जरा गौर से सुनना, जरा गौर से, ये एक्सियल है और ये इक्वेटोरियल है। अब सुनना जरा गौर से, मैं तुमसे बात करूं, यहां लोन पेयर को रखना होगा तो कहां पे रखोगे? लोन पेयर ऑन एक्सियल। कहां पे रखना होगा? एक्सियल पे। और यहां पे भी कहां रखोगे बोलो जल्दी? एक्सियल पे। कहां पे रखोगे? एक्सियल पे। अब मैं तुमसे कुछ बातें पूछ रहा हूं। बातें क्या है मेरी? कि भाई एक बात बताओ, इसके अंदर जो इसका हाइब्रिडाइजेशन देखोगे तो मान लो ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा। हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है पहले ये मुझे बताओ? सिग्मा प्लस लोन पेयर। हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू व्हाट? सिग्मा प्लस लोन पेयर। अब मान लो इन 5 ऑर्बिटल में कौन रह सकता है? या तो ये 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल है, सुनना, तो ये 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल से या तो सिग्मा बॉन्ड बन सकता है, और नहीं तो दूसरी चीज क्या हो सकती है? लोन पेयर रखा जा सकता है। क्या बोलो बोलो? सिग्मा बॉन्ड या लोन पेयर। बोलो बोलो, सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर। क्योंकि एक बात बताओ, शेप कितनी बातों पर डिपेंड करता है? कौन कौन सी बातें हैं वो? टेक्निकली स्मार्ट बनो थोड़ा सा, शेप किन बातों पर? ये एक बात बताओ, छोड़ो ये भी बात बताओ, शेप क्या है पहले ये बताओ? इंटीग्रेशन ऑफ डायरेक्शन। इंटीग्रेशन ऑफ डायरेक्शन। एंड शेप ऑफ मॉलिक्यूल मेनली डिपेंड्स अपॉन 2 फैक्टर। कौन कौन सा? सिग्मा बॉन्ड एंड लोन पेयर। ये जाके VSEPR के अंदर देखो लिखवा रखा है। कॉपी अभी खोलो, अभी सारे लोग वहां पे देखो, मार्क करो उस लाइन को, गधो। VSEPR थ्योरी खोलो, उसमें चौथा 5वां पॉइंट लिखवा रखा है मैंने। देखो क्या लिखवा रखा है उसमें। मैंने कहा शेप ऑफ मॉलिक्यूल मेनली डिपेंड्स अपॉन 2 फैक्टर्स। कौन कौन से? लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर। बोला था सिग्मा पेयर एंड लोन पेयर, ठीक है? तो अब देखो, इसको पहले मार्क करो, इसको इंपॉर्टेंट पॉइंट मार्क करो। अब इसी से कनेक्टिविटी बांटता हूं और तुमको समझ आ जाएगा, रटना नहीं पड़ेगा, मेरी बात को सुनना। सारे लोग सारे लोग सारे लोग करो। अब देखो एक चीज बताओ, शेप ऑफ मॉलिक्यूल मेनली डिपेंड्स अपॉन 2 फैक्टर। व्हाट इज शेप? शेप इज इंटीग्रेशन ऑफ डायरेक्शन। शेप इज बेसिकली व्हाट? इंटीग्रेशन ऑफ डायरेक्शन। अरे हाँ ना बोलो भाई। तो अगर मैं तुमसे बात करूं, ये जो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल है, ये क्या है? ये शेप ही तो है। अरे है या नहीं है ये मुझे बताओ। एंड शेप मेनली डिपेंड्स अपॉन सिग्मा बॉन्ड एंड लोन पेयर। यानी इन 5 जगहों में या तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा और नहीं तो क्या रखा जाएगा? लोन पेयर रखा जाएगा। अरे हाँ ना?
अगर रखने की नौबत आई, अगर रखने की नौबत आई तो इस पांचों जगहों पे क्या रखा जाएगा? या सिग्मा बॉन्ड बनाओ या क्या रखो, बोलो जल्दी, लोन पेयर रखो। यही बात होगी या नहीं होगी? अब बात आती है लोन पेयर कहां रखे, तो यहां इक्वेटोरियल पे रखना चाहिए, यहां कहीं भी रख सकते हो, यहां हमेशा एक्सियल पे रखना। यही बात तो कंफर्म हो जाती है। अब बात आती है, सुनना जरा गौर से, जब मान लो 5 बॉन्ड बनाने हो तो एक एस मिल गया, 3 पी मिल गया, तो भी 4 ही बॉन्ड बनेगा मैक्सिमम। अगर पांचवा बॉन्ड आपको बनाना है तो आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, ये मुझे बताओ? डी ऑर्बिटल की। अरे पड़ेगी या नहीं पड़ेगी? अब सुनना जरा गौर से, अगर 5 बॉन्ड बनाना है तो आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? डी की। अगर मैं बात करूं 6 बॉन्ड बनाना है तो 2 डी की। अगर 7 बॉन्ड बनाना है तो, अब ये तीनों डी की बस पहचान करनी होती है। अब सुनो जरा गौर से, यहां पे 1 डी की जरूरत पड़ेगी, यहां पे कितने डी की जरूरत? 2 डी की। और यहां कितने डी की जरूरत पड़ेगी? 3 डी की, 3 डी ऑर्बिटल की। क्योंकि मान लो 4 बॉन्ड बनाना है, एक एस 3 पी मिलके 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना देंगे sp3। अरे हाँ ना बोलो भाई? पांचवा तुम्हें बनाना है तो तुम्हें किसकी जरूरत पड़ेगी? छठा बनाना है तो, सातवां बनाना है तो। अब वही तीनों डी पहचानने पे सबसे पहला सवाल आएगा, तो हमें ये तो पता हो कि एक्चुअल में डी कितने तरह का है। सबसे पहला सवाल तो ये बनता है कि डी कितने तरह का है, ये बताइए हमको पहले। तो भाई अगर मैं तुमसे बात करता हूं डी की, तो डी के बारे में सुनना जरा गौर से। यूज ऑफ डी ऑर्बिटल के पहले यूज सुनना, यूज ऑफ डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल सुनना जरा गौर से। डी ऑर्बिटल एक्चुअल में 6 तरह का होता है, 5 तरह का हमने सुना था, 6 तरह का होता है। कितने तरह का होता है? 6। ये तो बता चुका हूं आई थिंक, बताया ना तुम्हारे में? नहीं बताया है? नालायकों नाम लिख रहा हूं अब से। ठीक है, एक होता है कौन सा? डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स। अरे हाँ ना। और अगर हम बात करें इधर, अगर ये तो कौन से हो गए? नॉन एक्सियल। ये कौन से हो गए? नॉन एक्सियल। सब घुस है, को नामों नहीं ले रहा है कि हाँ सर नहीं बताए थे, टाइम वेस्ट होगा, आगे चलो। हाँ मतलब वही कि बताया, यही कौन बताया हमको? इधर देखो, और के 3 क्या कौन से होते हैं? एक्सियल। कौन से? डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर नहीं, डी एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, डी वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है ये मुझे बताओ? कौन सी एक्सिस के अलोंग? एक्स और वाई। ठीक है, अच्छा एक बात तुम्हें बता दूं, ये कैसे निकला है, ये तुम जानना चाहते हो थोड़ा सा? अरे नहीं नहीं नहीं, ये कैसे, ये डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर नाम कैसे आया? नहीं पता है तुमको? एक्चुअल में क्या हुआ ना, देखो इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन करता है, समझना, इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन। तो हुआ क्या कि उसका ना ग्राफिकल अप्रोच बनाया गया। अब कहीं पैराबोलिक बन रहा है, कहीं कुछ बन रहा है, समझ रहे हो मेरी बात को? जैसे उसका पाथ ऑब्जर्व करते चले गए, करते चले गए, करते चले गए कि एग्जैक्टली मतलब इसका ग्राफ कैसे बन रहा है। मान लो अब 2 एक्सिस के बीच में ग्राफ कैसा आ रहा है, उसके बेसिस में मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हुई और वहां से इनका नाम निर्धारित हुआ एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। ये मैथमेटिक्स ने दिया है तुमको, शुक्रिया करिए जिससे आप सबसे ज्यादा दूर भागते हैं। नहीं सर, वो नहीं होता ना सर, सब कुछ इजी होता, वो नहीं होता तो कुछ इजी नहीं होता। पैसा काउंट करके रखते कहां तुम? इधर आओ, काउंट करना तो वही सिखाता है ना। इधर देखो, तो ये दोनों मिक्स करके क्या बनाते हैं, बोलो बेटा? डी जेड स्क्वायर। क्या बनाते हैं? डी जेड स्क्वायर। तो कोई 6 बोले तो भी सही है, 5 बोले तो भी सही है। आफ्टर मिक्सिंग, आफ्टर मिक्सिंग कितने तरह का होता है? 5। आफ्टर मिक्सिंग कितने तरह का होता है? 5। और अगर हम बात करें आफ्टर मिक्सिंग के बाद, ये कितने तरह का होता है? 5। बिफोर मिक्सिंग ये कितने तरह का होता है? 6। बिफोर मिक्सिंग होता है 6 तरह का, आफ्टर मिक्सिंग 5। सर याद कौन सा रखना है? वैसे तो ज्यादातर आपके लेवल पे आपको 5 वाला याद रखना है, ठीक है? कौन सा वाला? डीजेड स्क्वायर, और ये याद रखना है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, बस ये आपको याद रखना है। और ये तीनों नॉन एक्सियल वाले, इनको आप चाहे तो इग्नोर कर सकते हैं, इनको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ठीक है? आप इनको बस याद रखिएगा कि 5 तरह के होते हैं। आगे हम चलते हैं, सुनना जरा गौर से। बात आती है कि इनमें से डी ऑर्बिटल कौन सा यूज होगा। बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है। एक बात बताओ, सुनना जरा गौर से। ये वाला एक इक्वेटोरियल वाला बॉन्ड है, इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल कौन सा? ये वाला। करो करो सारे करो, करो, हाँ करो करो। पहला बॉन्ड, दूसरा, तीसरा, चौथा। पकड़ ले अब इसको, अब पकड़ना भाई। देख 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 देख, इसके साथ बता, इसका एंगल, इसका एंगल इसके साथ, बोल जल्दी, बोल जल्दी। हाँ या ना? आपस में कैसा एंगल है? 120। 120 इसमें एंगल है, और एक्सियल पे कितना एंगल है बताना जरा? 90 है। यानी एस को अगर रहना होगा, एस को अगर रहना होगा तो वो कौन सा प्लेन चूज करेगा? इक्वेटोरियल वाला या एक्सियल वाला? फिर से सुनना, फिर से सुनना, फिर से।
120 डिग्री का एंगल प्लेन में है, प्लेन में 120 डिग्री का, एक्सियल के साथ एंगल कितना है बोलना जरा, 90। एस कैरेक्टर, एस को बोला जाए कि तुम्हें मैक्सिमम रहना पड़े तो तुम कौन सी जगह चूज करोगे? वो क्या कहेगा? वो कहेगा 90 है, वो बोलेगा 120। भाई एस का होना इस बात का प्रमाण है कि एस जहां रहेगा वहां हमेशा एंगल को बढ़ाए रखने का काम करेगा। क्या बोला मैंने, फिर से बोलो। एस जहां रहेगा वहां एंगल बढ़ाने का काम करेगा। ये बात बहुत जगह तुमको सही लगेगी। जब मैं तुमको B2S6 एक्सप्लेन करूंगा, मैं कहूंगा एक जगह 97 एक जगह 120 है, अब वहीं हाइब्रिडाइजेशन से रिलेट कर जाऊंगा, कहूंगा एस बताओ कहां ज्यादा है, एस तुमसे निकलवाऊंगा वहां पे ज्यादा। तो याद रखना, एस जहां, ये छोटी लाइन है बस, है बहुत मोटी लाइन, एस जहां रहेगा ज्यादा वहां बढ़ाने का काम क्या करेगा? एंगल। क्या बढ़ाने का काम करेगा? क्या बढ़ाने का काम कर? अब सुनो जरा गौर से, मेरी बात को ढंग से सुनना, मेरी बात को अगर ढंग से सुन गए तो एक बात बताओ, एस है, पीएक्स है और पीवाई लेट सपोज मिक्स हुए, तो इनके बीच में इनिशियली एंगल कितना था? इनके बीच में इनिशियली एंगल कितना था? अबे पीएक्स और पीवाई में यार 90। इनको किस चीज की जरूरत थी ये बताना? एंगल की जरूरत थी। ये किससे मुलाकात करने गए? एस से। अब जैसे ही एस इनके साथ मिक्स हुआ, हाइब्रिडाइजेशन क्या बना बताना जरा? sp2। अरे बना या नहीं बना? और एंगल sp2 का मतलब कितना हो जाता है? जनरल अगर मैं नॉर्मल बात करूं तो कितना होता है? 120। कितना होता है? 120। अरे आप ऐसे समझिए ना, किसका होगा sp2? किसका होगा? जिसका ab3 टाइप का मॉलिक्यूल है, ab3l0 वाला। एक नॉर्मल केस उठाते हैं, मतलब कि एक बात बताइए, ab3 मतलब a के साथ कितने बी जुड़े हुए हैं? 3 बी जुड़े। तो 3 बी कितने एक डिग्री के एंगल पे रखने चाहिए? 120। अरे हाँ ना बोलो भाई। यानी कि अगर तुम इस प्लेन को ढंग से देखो, ढंग से देखना इस वाले प्लेन को, इसमें एंगल कितना आ रहा है तीनों बॉन्ड के बीच में? 120 आ रहा है या नहीं आ रहा है? फिर से देखना, इन तीनों के बीच में एंगल कितना आ रहा है? 120 का मतलब क्या है? एक S 2P मिक्स हो चुके हैं और बन क्या चुका है? sp2। अरे हाँ ना बोलो भाई। यानी कि अगर मैं बोलूं ये वाला बॉन्ड S से बन गया, लेट सपोज ऐसे नाम दे रहा हूं, नाम देना नहीं चाहिए, sp2 से बना है ये बॉन्ड, लेकिन मैं नाम दे रहा हूं, एक S है तो एक को क्या मान लो? px और एक को क्या मान लो? py। अरे हाँ ना बोलो भाई। अरे तुम्हें कितने मान लो, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? इसका हाइब्रिडाइजेशन है ना sp3d यार। तो एक S खत्म, एक 2p खत्म, बचा कितना p? कितना p बचा? sp3 में से एगो S चला गया, एगो P चला गया, फिर दूसरा भी P चला गया, कितना P बचा? एगो PX था, एगो PY था, तो अगला क्या होगा? और अगर इसको तुमने PZ कह दिया, मतलब ये एक्सिस कौन सी है? कौन सी एक्सिस है? कौन सी? Z है, Z एक्सिस। ये X कौन बोल रहा है भाई? तुम्हारा ना पगला गया है सही में दिमाग, जो X बोल रहा है। भगवान करे जीवन में एक्स में मिले तुमको केवल। इधर सुनो, जो भी बोला है हर बात में एक्स एक्स एक्स। अबे जेड एक्सिस पे भी जाओ, बॉन्ड वॉन्ड कभी बनाओ बे। ये देखो, सुनो 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 भाई, सुन ले यार, सुन ले एक बार, तेरे दिमाग में बैठ गया ना, आराम हो जाएगा। एक एस चला गया, 2p चले गए, बचा कौन सा p? एक p। तो px py तो आपने चलिए मान लिया कि आपकी वजह से खर्च कर दिया आपने, यहां पे बचा क्या आपके पास? pz। यानी अगर pz यहां पाया जा रहा है, मतलब ये एक्सिस कौन सी है? और जेड एक्सिस पे डी का कौन सा ऑर्बिटल पाया जाता है? dz स्क्वायर। जेड एक्सिस पे डी कौन सा पाया जाता है? एक निकाल लेगा, सब इजी है, मैं बता रहा हूं, सुन ले बस मेरी बात, 1 मिनट देखना, उसके बाद पेन भी नहीं चलाना पड़ेगा। सुन पहले, एक कॉन्सेप्ट बस फिट कर अपने दिमाग में, देखना मैं क्या कह रहा हूं, सुनना। ये एंगल था 120 का और ये एंगल था 90 का। तो एस को क्या था? एस कहां जाना चाहेगा? जहां पे एंगल ज्यादा होना। तो इसका मतलब कहां है? वो 120 में है या नहीं है? 120 का मतलब वो कितने बॉन्ड बना रहे हैं? 3। 3 बॉन्ड बनाने के लिए कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल चाहिए? 3। और 3 कब बनेंगे? जब एक एस और 2 पी मिलेंगे। अरे हाँ ना। मान लो मैंने कहा sp2 पहले मिक्स हो गए, sp2 पहले मिक्स हो गए, तो एंगल पहले 90 था px और py के बीच में, अब एंगल फैल के कितना हो गया? 120 हो गया या नहीं हो गया? तो एक x हो गया, एक को मानो एक को मानो s, एक को मानो x और एक को मानो y, px py s, px py s।
अब सुनना, तुम ऐसे ही मत मानो, तुम तो ये मान लो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, समझना कोशिश करना, ये एक्स मानो और ये वाई एक्सिस, ये फिक्स कर लो, ये एक एक्स एक्स एक्सिस और एक कौन सा हो गया वाई। अब प्लेन में कौन रहता है, एस पी टू को रखना है आपको, तभी एंगल 120 आ सकता है। तो अब सुनिएगा जरा गौर से, एक एस, एक पी एक्स, एक पी वाई। अभी भी कितने बॉन्ड बनाने हैं, दो, मतलब ऑर्बिटल कितनी जरूरत पड़ेगी, दो। अरे पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, यानी अब कौन सा यूज करोगे, एस खत्म, पी एक्स खत्म, पी वाई खत्म, अब कौन सा यूज करोगे, पीजेड का मतलब उसको कहां रखोगे, एक्सियल, एक्सियल मतलब ये कौन सी एक्सिस हो गई, जेड। तो एक एस हो गया, एक पी एक्स हो गया, एक पी वाई हो गया, एक पीजेड हो गया। अब अगला बॉन्ड बनाना है तो कौन से ऑर्बिटल का उपयोग करना पड़ेगा, डी। किसका उपयोग करना पड़ेगा, जेड एक्सिस पे डी का कौन सा ऑर्बिटल पाया जाता है, खत्म बवाल। अगर अभी तुमको समझ में आ गया तो तुमको सब समझ में आ गया। कैसे, सुनना, इसमें आ जाओ, इसमें एक को एक्स मानो, एक को वाई मानो, अरे हाँ ना बोलो भाई, एक को एस मानो, हाँ या ना। एक्स और वाई पे रहने वाला कौन सा डी ऑर्बिटल होता है, तो चौथा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एक एक्स, एक वाई, एक एस, एक डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ऊपर पीजेड होगा, नीचे डी जेड स्क्वायर होगा। फिर बताऊंगा, रुको फिर से, अभी एक और बात सुनो। फिर आ जाओ पांचवें वाले में, एस एक्स वाई, ठीक है, एस एक्स और वाई पे रहने वाला डी ऑर्बिटल, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अरे हाँ ना बोलो, एस पी एक्स, सॉरी पी एक्स पी वाई एस डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एक्स और वाई के बीच में भी एक बॉन्ड है क्या, एक्स और वाई के बीच में भी एक बॉन्ड है क्या, एक्स और वाई के बीच में कौन सा डी ऑर्बिटल पाया जाता है, डी एक्स वाई। यानी कि सुनना, ये कौन सी एक्सिस है, यहां तो फिक्स है, डीजेड स्क्वायर पाया जाएगा, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी एक्स वाई खत्म। लेकिन आधे लोगों को अभी हवा भी नहीं लगी होगी, क्योंकि अगर एक बार हवा लग गई ना तो तुम्हारा सवाल हो जाएगा, ढंग से फिर से सुनना, ठीक है। मैं तुमसे क्या बोल रहा हूं, पीएक्स और पीवाई के बीच एंगल कितना होता है, 90 होता है। ये किससे मिलने गए, एस से। किससे मिलने गए, एस से। कि एस भैया ऐसी बात है, देखो हमारे बीच में एंगल है 90 और हम इस एंगल को बढ़ा के कितना करना चाहते हैं, 120। एस ने बोला ठीक है। जैसे ही ये कंबाइन हुए तो यहां पे क्या बना, ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर में कितने बॉन्ड बने, 1 2 3, यानी कि कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल यूज हुए, 3। क्योंकि पी की इतनी औकात नहीं है कि वो अपने बीच में खुद से एंगल 90 से 109 120 कर ले, उसको एस की जरूरत पड़ेगी। और अगर एक एस और 2 पी मिले हैं, यानी कि कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, 3। ये देख हाइब्रिडाइजेशन की लाइन खोल, वहां पे इंपॉर्टेंट मार्कर, हाइब्रिडाइजेशन खोल, मैं बता रहा हूं कौन सी लाइन है, थ्योरी में देख। जितने हाइब्रिड ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर, सॉरी जितने ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं उतने नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं। वहां पे देखो एक लाइन लिखी हुई है, इन हाइब्रिडाइजेशन, देखो लिखवाया है कि नहीं लिखवाया है, ये बात लिखवाया है ना, क्या बोला है, ऑर्बिटल, जितने ऑर्बिटल हाइब्रिड, जितने ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं उतने ही क्या होते हैं, नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं। ट्रू एंड फॉल्स में देखो कहीं ना कहीं लिखा होगा ये बात, नहीं लिखे हो काबे, लाओ इधर दिखाओ, मुझे नोट्स दिखाओ। हाइब्रिडाइजेशन ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज होता है, इलेक्ट्रॉन नहीं, सिंस ठीक है, ओनली दोज ऑर्बिटल विल हाइब्रिडाइज, ठीक है। अरे नहीं भाई मैंने लिखवाया है, हाँ इधर ही कहीं लिखवाया होगा, हाँ ये रहा ना। अरे भाई फिल इन द ब्लैंक्स का तीसरा सवाल देखो, टोटल नंबर ऑफ न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल डिपेंड्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल पार्टिसिपेटिंग इन हाइब्रिडाइजेशन। अगर sp2 के बीच में एंगल 120 होता है तो एक बात बताओ, sp2 का मतलब कितने ऑर्बिटल मिक्स हुए हैं, एक s और 2 p मिक्स हुए, अरे हाँ ना बोलो भाई, तो एंगल कितना आ गया, 120 आया इनके बीच में। अब मैं क्या बोल रहा हूं, ये प्लेन जो है, इस प्लेन में मान लो एस है, पी एक्स है और पी वाई है, ऐसा मान लो तुम, सुनना जरा गौर से, कौन कौन सा है, एक तो एस है, एक पी एक्स है और एक पी वाई है, ये एकदम हमेशा के लिए कंफर्म हो जाओ। अब मैं क्या बोल रहा हूं, तुम पी एक्स पी वाई मत मानो, तुम मानो ना एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है और एक कौन सा है, एस ऑर्बिटल से बना हुआ, ऐसा सोचो, ठीक है। एक एस एक्सिस है, एस एक्सिस है, अपने समझने के लिए बस, एक एस एक्सिस है, एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है। जब 3 बॉन्ड बनाने थे, चलो एक्स एक्सिस से एक बॉन्ड बना, वाई पे एक बना, पी एक्स पी वाई, और ये एस से ऊपर कौन गया, पीजेड, पीजेड गया, तो ये एक्सिस कौन सी बन गई, जेड, और जेड पे एक ही डी ऑर्बिटल पाया जाता है, दैट इज डी जेड स्क्वायर। अरे हाँ ना बोलो भाई, तो अब समझना, एक एक्स है एक वाई है, इसका हाइब्रिडाइजेशन है ना sp3d, मतलब कौन कौन से यूज हुए, तो ये px यूज हुआ,
पी वाई यूज हुआ, एस यूज हुआ। अरे हाँ ना बोलो भाई, पीजेड यूज हुआ और नीचे कौन यूज हुआ, डीजेड स्क्वायर। यानी ये पक्का हो गया इस प्लेन में कौन पाया जाएगा, एस, पी एक्स और पी वाई। अरे हाँ ना बोलो भाई। अब एक्सेस समझना, अब गए उसी प्लेन में, ये तो फिक्स है, ये देखो ये फिक्स हो चुका है। ये कौन सा फिक्स हो चुका है कि देखो जैसे ये पीजेड है और ये क्या है, डीजेड स्क्वायर, तो यहां पे भी ये फिक्स है। ये कौन सा है, डीजेड स्क्वायर, और ये कौन सा है बोलो जल्दी, पीजेड। ये कौन सा है बोलो जल्दी, डीजेड स्क्वायर, और ये कौन सा फिक्स है, पीजेड। अब तुम सुनना जरा गौर से, ए एक्स बोला था, वाई बोला था और एस बोला था। मैं क्या बोल रहा हूं, अगेन एक को एक्स मान सकते हो, अरे हाँ ना बोलो भाई, एक को वाई मान सकते हो, एक को एस मान सकते हो। एक्स और वाई पे अब देखो, अब तुमको समझो, एस तुमने खत्म कर दिया, पी जितने थे उतने खत्म कर दिए, अब तुम्हारे पास रास्ता क्या है, डी यूज करने का। समझ में आई कि नहीं आई। तो ये वाला जो बॉन्ड बनेगा वो किससे बनेगा, डी ऑर्बिटल के वजह से ही बनेगा। बनेगा या नहीं बनेगा। अब डी ऑर्बिटल तो 5 तरह के हैं सर, कौन से बनेगा भाई मेरे, एक्स और वाई एक्सिस पर पाया जाने वाला, देख बीच में नहीं आ रहा है, एक्स और वाई एक्सिस पे ही ये लाइन आ रही है, ऐसे सोचना है। एक्स और वाई पर पाया जाने वाला डी ऑर्बिटल कौन सा है, एक्स और वाई पे पाया जाने वाला ऑन एक्सिस, ऑन एक्सिस, ऑन एक्सिस। एक्सियल का मतलब क्या होता है, जो एक्सिस पर पाया जाए, जो एक्सिस पर पाया जाए। और जो अगर हम बात करें नॉन एक्सियल, जो एक्सिस के बीच में पाया जाए। अब सुनना जरा गौर से, मैं तुझसे क्या कह रहा हूं, ये पी एक्स और पी वाई के बीच में है या एक्सिस पर ही है, ये पहले बता। एक्सिस पर है तो डी को अपना कौन सा ऑर्बिटल यूज करना पड़ेगा, एक्स और वाई पे कौन सा होता है, एक ही ऑर्बिटल होता है, कौन सा होता है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एक्सियल दो ही है ना भाई, अरे हाँ ना यार, एक्सियल कितने हैं, दो ही हैं, एक डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और एक कौन सा है, डीजेड। डीजेड तो चला गया। अब एक्स और वाई एक्सिस पर पाया जाने वाला कौन सा डी ऑर्बिटल है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। क्या होगा बोलो जल्दी, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इधर आ जाओ, अब इसमें देखो, अगर मान लो मैंने तुमसे कहा, ये लेट सपोज, ये मैंने कहा, ये मान लो पी एक्स है, लेट सपोज, ये क्या बन गया तुम्हारा पी वाई, ये क्या बन गया तुम्हारा एस, ये क्या बन गया तुम्हारा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब एक और बॉन्ड बन रहा है, वो किसके किसके बीच में बन रहा है, एक्स और वाई के बीच में बन रहा है, यानी एक्सियल या नॉन एक्सियल। तो एक्स और वाई के बीच में कौन सा ऑर्बिटल पाया जाता है डी का, डी एक्स वाई क्या होता है, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस के बीच में पाया जाने वाला डी एक्स वाई। अच्छा डी वाई जेड किसे बोलते हैं, तो ये वाई एक्सिस ये जेड एक्सिस, इनके बीच में पाया जाने वाला ऑर्बिटल डी वाई जेड। अच्छा डी जेड एक्स किसे बोलते हैं, जेड और एक्स के बीच में पाया जाने वाला, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, डी जेड एक्स। अरे हाँ ना बोलो भाई। अब आप देखो यहाँ पे, अब आप खुद अपनी आंखों से देखो कि ये एक्स माना एक्सिस, आपने ये वाई माना है, एक्स और वाई पे कौन सा डी ऑर्बिटल पाया गया, डेट इज डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। जो बचा रह गया वो कौन बचा रह गया, एक्स और वाई के बीच वाला या एक्स और वाई पर प्रेजेंट। तो एक्स और वाई के बीच में कौन सा डी ऑर्बिटल आता है, डी एक्स वाई। बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है। फिर से सुनना एक बार और, प्लेन में हमेशा कौन पाया जाएगा, एस, पी एक्स और पी वाई। ये फिक्स कर लो अपने दिमाग में, प्लेन में हमेशा इस वाले प्लेन में कौन पाया जाएगा, एस, पी एक्स और पी वाई। ऊपर पीजेड है, नीचे डीजेड स्क्वायर, ये फिक्स कर लो। ये सबसे पहले फिक्स करो, ये वाला पीजेड है और डीजेड स्क्वायर है, हर जगह पीजेड डीजेड स्क्वायर, पीजेड डीजेड स्क्वायर। अब आते हैं इसमें खेलते हैं। मैंने कहा प्लेन में दूसरी बात क्या फिक्स करनी है आपको, एस है, पी एक्स है, पी वाई है। एक और बॉन्ड बढ़ा सर, तो एस है, पी एक्स है, पी वाई है, और इस पे पाया जाने वाला डी ऑर्बिटल कौन सा होगा, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यानी कि हमेशा कौन यूज करेगा, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब आ जाओ इसमें आ जाओ, एस है, पी एक्स है, पी वाई है, आपने कहा प्लेन में हमने फिक्स मांग लिया। अब समझिए, एक ऑर्बिट, एक बॉन्ड बन रहा है एक्सिस पर और एक बन रहा है एक्सिस के बीच में। तो एक्सिस पर कौन सा बनेगा, जो एक्स और वाई पे पाया जाने वाला डी ऑर्बिटल बनाएगा, यानी नाम क्या होगा उसका बोलो जल्दी, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब बात आती है कि एक्स और वाई के बीच में भी एक बॉन्ड बन रहा है, तो इसके लिए कौन सा ऑर्बिटल डी यूज करेगा अपना, डी एक्स वाई। अरे हाँ ना। अच्छा कितने लोगों को समझ में आया, कितने लोगों को नहीं आया, कितने लोगों को नहीं आया पहले ही बताइए। दोस्त खड़े हो जाओ तुम, यस एक्सप्लेन मी, मैंने क्या तुमको समझाया है, हाँ क्या बात मैंने समझाई है, हाँ डी एक्स वाई क्या बताया बताओ, है बताओ, एक्सप्लेन करो, बोलो क्या बोला है, बोलो बोलो। दांत चियारने के लिए कह दिया तो तुरंत चियर हो गया, बोलो फटाफट आंसर बोलो, कर रहे थे बैठ के,
हाँ बताओ बताओ, डी ऑर्बिटल का उपयोग मैं बता रहा था ना, तुमको जो आता है टूटा फूटा तुम बताओगे, तुम थोड़ा बहुत भी हमको सेंस भी देगा तो हम तुमको बिठा देंगे। टीबीपी स्ट्रक्चर में, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में कितने डी यूज होते हैं? हाँ हाँ, 2 डी यूज होते हैं। कौन कौन से 2 डी यूज होते हैं? स्ट्रक्चर थोड़ा सा बताएंगे कैसा होता है टीबीपी? हाँ कैसा, आप बता के बताएंगे? अरे नहीं नहीं, ऐसे एक्शन से। 1 2 3, ठीक है, तुम्हारी मदद मैं कर दूंगा। चलो 3 हो गया, और एक ऊपर होगा एक नीचे होगा, ठीक है, और बोलो अब क्या करूं मैं? 2 चीजें फिक्स माननी है, सब लोग सुन लो, कोई भी इनकी जगह शिकार होगा अब इसके बाद, होगा जरूर, मां कसम खा जा रहा हूं, होगा जरूर इस बात का शिकार। अब मम्मी कसम खाइए, झूठी नहीं खा सकता, समझ रहे हो मेरी बात को? तो इसलिए पूछूंगा जरूर, इसलिए ढंग से सुन लेना। 2 बातें दिमाग में सेट करो। सबसे पहले, ये जो खड़ा है और एक पड़ा है, तो जो खड़ा है उसमें हमेशा जेड आएगा। क्या आएगा? जेड। या पीजेड आएगा या डीजेड आएगा। जो खड़ा है वहां पे कौन आएगा? हमेशा जेड। और जो पड़ा है वो हमेशा क्या आएगा? एक चीज फिक्स कर लो, एस पी एक्स पी वाई। एक बॉन्ड बढ़ा तो कौन से एक्सिस पर बढ़ा है या एक्सिस के बीच में बढ़ा है? तो एक्सिस पर बढ़ा है। अब इसके लिए स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। अब वो भी नहीं याद रख सकते तो हम तो खुद नहीं कर सकते कुछ। समझ रहे हो मेरी बात को कि स्ट्रक्चर कैसा होता है? स्क्वायर बाई पिरामिडल होता है, ऑल पोजीशन इक्वल होती है, पहले बोल रखा है, एक्सियल इक्वेटोरियल सब पोजीशन इक्वल है। तो याद रखना, फिर से सुनो मेरी बात को। एक क्या है? खड़ा है, और दूसरा क्या है? पड़ा है। खड़ा में क्या फिक्स मानोगे? जेड। अब पड़ा में क्या फिक्स मानोगे? एक्स और वाई। ठीक है, अब एक ही जगह मत फोकस करो, एस पी एक्स पी वाई ये फिक्स मानो, और ऊपर नीचे क्या फिक्स मानो? जेड। भाई साहब कहां कम, ऊपर नीचे क्या फिक्स मानोगे? जेड। प्लेन में क्या फिक्स मानोगे? एस पी एक्स पी वाई। एक एक्सेस को एक्स पकड़ ले, एक को वाई पकड़ ले, एक को कह दे जेड अभी, ठीक है, जेड सॉरी एस कह दे। अब सुनना, एक्स और वाई पे पाए जाने वाला डी ऑर्बिटल कौन सा होता है? वो एक ही होता है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब एक एस हो गया, एक डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक पी एक्स एक पी वाई, ऐसा सोचना। इनके बीच में एक बॉन्ड बन रहा है, एक्स और वाई के बीच में एक बॉन्ड बन रहा है, डी एक्स वाई। और ऊपर नीचे तूने क्या फिक्स मान रखा है? अब तुझसे सवाल अगर ये तेरे दिमाग में सेट हो गया ना, टीवीपी के अंदर एक डी डीजेड स्क्वायर, एसबीपी के अंदर 2 डी, कौन कौन सा? डीजेड स्क्वायर एंड डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई। और अगर हम बात करें पीबीपी के अंदर, तो डी जेड स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी एक्स वाई। अगर ये सेट है, तेरा सवाल खट से हो जाएगा। सवाल में यही पूछा जाएगा कौन सा डी यूज किया गया है। बट अमेजिंग चीज बताता हूं, तुझे रटना नहीं पड़ेगा अगर तू ढंग से एक ये बात लेके चलेगा। 2 बात क्या? पहली चीज, ऊपर नीचे एक खड़ा है और एक पड़ा है। खड़ा पड़ा तो इतना चल रहा है ना भाई अपने यहाँ। ऑर्गेनिक में कितना चला होगा तुम्हारा? एक खड़ा एक पड़ा है, नहीं चला था? कोई बात नहीं, चलो ठीक है, इधर सुनो, और इनऑर्गेनिक में सुन लो। समझ रहा हो मेरी बात को? एक क्या है? खड़ा है, और एक कौन सा है? बैठ जाओ बेटा, जाओ, सुबह सुबह ही मतलब गाली हम नहीं सुनना चाहते। बस सुनो, यहाँ पे मैं कह रहा हूं एक खड़ा एक पड़ा है। यहां सबसे पहले क्या फिक्स मांगोगे? जेड एक्सिस। ये इसको फिक्स मान लो, ये मान लो फिक्स एकदम जेड एक्सिस है। समझ रहे हो भाई? ये क्या है? जेड एक्सिस। ये क्या है? जेड एक्सिस। ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? तो पीजेड या डीजेड, खत्म बवाल। पीजेड या डीजेड, पीजेड या डीजेड। अब यहां तीन ही को बॉन्ड बन रहा है सर, सुनना जरा गौर से, एस पी एक्स पी वाई। सर 4 को बन रहा है, एस पी एक्स पी वाई, पी एक्स और पी वाई पे पाए जाने वाला डी, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई। सर यहां 5 को बॉन्ड बन रहा है, 1 2 3 4 5। एक का नाम देते हैं एस पी एक्स पी वाई, पी एक्स और पी वाई पे पाए जाने वाला डी, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई। एक्स और वाई के बीच में, अब फिर से सुनना एक बात, यहां एक्सियल बढ़ा, यहां इक्वेटोरियल बढ़ा। अरे हाँ ना बोल भाई, यहां लोन पेयर हमेशा कहां रखना है? इक्वेटोरियल। तो यहां कहां रखना है? एक्सियल। यहां कहीं पे भी रखो। अरे हाँ ना, अरे बोलो भाई, चाहे एक लोन पेयर हो,
चाहे दो लोन पेयर हो, समरी है, बहुत बड़ी बड़ी बातें, सवाल यही से यही सब तुम्हारा सॉल्व कराएगा। एक लोन पेयर हो, दो लोन पेयर हो, तीन लोन पेयर हो, तीनों को पड़ा है। समझ रहे हो मेरी बात को? एक लोन पेयर है, दो लोन पेयर है, दोनों खड़ा है। अरे हाँ ना, यहां खड़ा है, पड़ा है, सब बात बरोबर है। अरे हाँ ना, समझ में आई मेरी बात? फिर से सुनना, इसको फिक्स मानो, क्या हो गया, दिमाग में फिट करो यार प्लीज, सारे लोग करो, सारे लोग करो। भाई मैं किसी एक टॉपिक में इतना टाइम लगा रहा हूं, समझो उसका डीप मीनिंग है। कोऑर्डिनेशन में इतना यूज आएगा ना, जब तुम लिगेंड का एंट्री पढ़ोगे तुमको बड़ा मजा आएगा। फिर बॉन्ड का, अच्छा वो कहे टूटता कहाँ है, ऑर्बिटल कभी सोचे हो? मतलब डीजेनरेट ऑर्बिटल टूट जाते हैं कैसे, कभी सोचा है तुमने? फिजिक्स उसका रीजन देती है। पता है क्या होता है एक्चुअल में ना, जो जो मेटल एटम है वो अपनी जगह बैठा रहता है। लिगेंड के पास अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है, और क्या है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ लेके आएगा। अब डी ऑर्बिटल 5 तरह के हैं। अब दुनिया की नजर में डीजेनरेट है ना, मतलब इक्वल एनर्जी वाले है ना, दुनिया की नजर में इन्होंने तो ये बाहर से पुल बांध रखा है कि हम सब एक हैं, चारों पांचों भाई एक हैं। अंदर ही पता है कि 3 किसी और के हैं, 2 किसी और के हैं। मतलब 2 एक्सियल है और 3 नॉन एक्सियल। कितने ऑर्बिटल है? गधोट, सामने लिखा, आंसर गलत बोल रहे हो। डी ऑर्बिटल कितने हैं? 5। 5 दुनिया की नजर में क्या है? एक बराबर। एक बराबर है, इसलिए लोगों ने क्या बोला, डीजेनरेट ऑर्बिटल। सुनना, बहुत बड़ा कंसेप्ट है, हल्के मत लेना, कोऑर्डिनेशन एकदम इजी लगेगा तुमको, सीएफटी इस बात के बाद तुमको इजी लगेगा। सुनना, 5 भाई हैं दुनिया की नजर में, ये पांचों कैसे हैं? एक है। आपस में क्या है, खटपट है या नहीं है? ये कहता है नहीं, दो एक्सियल हैं और 3 नॉन एक्सियल। अब होता क्या है, लीगेंड आया। अब लीगेंड है क्या? चार्ज पार्टिकल। अरे लीगेंड कौन होता है? जो इलेक्ट्रॉन पेयर देता है, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर देगा उसके पास इलेक्ट्रॉन होगा। अरे हाँ ना, और जिसके पास इलेक्ट्रॉन है वो तो चार्ज पार्टिकल है भाई। और चार्ज पार्टिकल है, तुम्हारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी होगी, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी होगी। अरे हाँ ना, जैसे ही वो लेके करीब आता है, उसके इन्फ्लुएंस में आने की वजह से ये दोनों ऑर्बिटल में अब क्या हो जाती है, दरार आ जाती है। तो कभी टिट्टू जी ऊपर चले जाते हैं, तो कभी इजी ऊपर चले जाते हैं, इजी टिट्टू जी। अरे हाँ ना, बोलो भाई। स्पेक्ट्रोकेमिकल केमिस्ट्री के अंदर जाके इनको एक्सियल या नॉन एक्सियल नहीं बोला जाता है, वहां एक टेक्निकल टर्म से इनको पढ़ा जाता है, टी टू जी, ई जी। अरे हाँ ना, समझे? इनको बोला जाता है T2G EG। अच्छा, T2G एक्सियल वालों को बोला जाता है नॉन एक्सियल? पक्का? T2G एक्सियल या नॉन एक्सियल? भूल जाओ तो मेरी बात सुनना, सुनो सुनो सुनो। ये देखो, इसमें कितने ऑर्बिटल आ रहे हैं? 3। T2G में नंबर कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? T2G यही होंगे। एक्सियल में कितना आ रहा है? 1 और 2। अरे यही आ रहा है ना। ईजी इसको बोलेंगे, समझ रहे हो मेरी बात को? ईजी, T2G। समझ में आई मेरी बात? कभी T2G ऊपर जाएंगे तो कभी ईजी ऊपर जाएंगे, और वहां पे भी ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लानर का कॉन्सेप्ट आएगा। मेरे भाई, कॉन्ट्रैक्शन 3 तरह के, कॉन्ट्रैक्शन 3 तरह के, तो कॉम्प्लेक्स भी 3 तरह के होते हैं केमिस्ट्री में। कितने तरह के होते हैं? कॉन्ट्रैक्शन अगर 3 तरह के हैं तो कॉम्प्लेक्स भी कितने तरह के हैं? 3। अरे कॉन्ट्रैक्शन अगर 3 तरह के हैं तो कॉम्प्लेक्स भी कितने हैं? 3। कॉन्ट्रैक्शन 3 तो कॉम्प्लेक्स भी, स्क्वायर प्लानर, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, वहां पे भी ये सब नाम आने हैं। दिमाग को, कॉन्ट्रैक्शन कितने तरह के? 3 तरह के। ऑक्सीडेशन कितने तरह का? 3 तरह का। रिडक्शन कितने तरह का? 3 तरह का। बाद में रिलेट करेंगे बढ़िया तरीके से, लेकिन आप समझिए बात को। मैं बहुत सारी चीजें 5-5 और 3-3 और 4-4 के सेट में अरेंज करके, मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं, अनगिनत चीजें होंगी केमिस्ट्री में। अब मैं तुमको बता रहा हूं ढंग से, इसीलिए मैं कह रहा हूं रिलेट करो, रिलेट करो। सुनोगे बात को ना तो आगे तक बड़ा फायदा मिलेगा, वरना तो रटना तो है ही बे। रट मत ना, बात को सुन और समझ। टाइम ज्यादा नहीं हुआ है, चलो अभी तो ठीक है, 10 मिनट और ले सकता हूं। सुनो मेरी बात को, फिर से सुनना। फिक्स है, फिक्स है, फिक्स है, रोज घर में एक बार कर ही लिया करो। समझ रहे हो मेरी बात को? क्या करना है? फिक्स है, फिक्स है, फिक्स है। अरे बोलो, फिक्स है, फिक्स है, बोलो, बोलो। अरे हाँ ना। ये क्या है? एक्स। ये क्या है? ये क्या है? बोल, 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 बोल। पक्की बात है? बोल, बोल, बोल,
बोल, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। फिर से बोल 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 बोल। एक्स और वाई के बीच में बॉन्ड बन रहा है, नाम क्या बनेगा? पक्की बात है? लोन पेयर रखना एक्सी या पड़ा, खड़ा या पड़ा, खड़ा या पड़ा? बोल 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 बोल। कहीं पे भी खड़ा पड़ा, खड़ा पड़ा। अरे हाँ ना बोल भाई, बोल। इधर किधर बोलेगा? बोल इधर, इधर पड़ा, इधर पहले पड़ा देन, अब बीच में। अरे हाँ ना। अरे यार तुम बड़े गजीब। इधर सुनो मेरी बात, पहले बोलो खड़ा, पहले पड़ा, पहले देन बीच में, बरोबर। अरे हाँ ना बोलो भाई। रख सकते हैं, उसका रीजन भी बताया है मैंने। अब वो तुमको सोचना है ना चाचा। मैं एक्सियल इक्विटोरियल की बात कर रहा हूं, मैं लोन पेयर की नहीं बात कर रहा हूं सिर्फ। मैं एक्सियल इक्विटोरियल, सारी पोजीशन बराबर है। अब वहां क्यों नहीं रखते हैं, इसका भी तो लॉजिक दिया, 90 का एंगल आएगा। तो तुम जानो, सब रटा ही दे। रट लू क्या सर? इधर बताओ क्या होगा? पड़ा, उधर। दो चीजें बस ध्यान रखो, ई तो वैसे ही चल जाएगा काम। ठीक है, अब सुनना जरा गौर से। पड़ा खड़ा हो गया, अब सुनना जरा गौर से। लोन पेयर रखने की बारी आएगी। पड़ा कहां पे? यहां पे। पक्की बात है? दो चीजें फिक्स हैं। क्या फिक्स है बोलो जल्दी? अबे जेड एक्सिस। बोलो कौन सा? बोल बोल। खड़ा, अड़ ना जाए बेटा ज्यादा। इधर आओ, इधर आओ, सुनो सुनो। हाँ, पढ़ते वक्त यही सब बात कर रहे हैं, मतलब पढ़ते वक्त भी इनको मतलब खोपचे जाने की याद आ रही है। इधर सुनो। अब तुम लोग इसको जितनी शुद्ध भाषा में ट्रांसलेट कर सकते हो करके उसको बताओ कि मास्टर ने यही बोला है। दोस्त सबसे बेहतरीन वो होते हैं जो आपकी भावनाएं समझते हैं, ठीक है? तो इसको इतने अच्छी तरीके से बताना कि इसको फील आए, ताकि इसको भी अच्छा लगे। चलो कोई बात नहीं, फीलिंग तो आई। आओ इधर आओ, इधर सुनो सुनो सुनो। ए मजाक नहीं, इधर आओ, इधर जोक सपाट, आ जाओ जाओ। ये देखो, ये क्या है? बोल जल्दी, बोल 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 बोल। अच्छा 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 अच्छा। बोल 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 बोल। खत्म। यही तो जानना था बस। टीबीपी, एसबीपी और उसके अलावा पीबीपी, ये दोनों करोड़ों के पेज हैं दोस्त, और ये यही नहीं काम आएंगे, कोऑर्डिनेशन में भी तुम्हारी मदद करेंगे। अच्छा बताओ, कॉम्प्लेक्स कितने तरह के? आज के बाद कॉम्प्लेक्स कितने तरह के? कॉम्प्लेक्स कितने तरह के? कोऑर्डिनेशन की थ्योरी कितने तरह की? अबे 3, वर्नर्स, वीवीटी, सीएफटी। समझ रहे हो? पहले से आउटलाइन देते चलो दिमाग को मैसेज, आगे चल के ट्रेंड रहो, यही सब पढ़ना है अपने को। ऐसी ऐसी चीजें निकालो बे रोज, मतलब पागलों की तरह बड़बड़ाया करो। आज जाना घर पे क्या बोलोगे? फिक्स है। सामने कोई दिखे कहना फिक्स है, फिक्स है, फिक्स है। बोलो पड़ा है, खड़ा है, पड़ा है, खड़ा है, पड़ा है, खड़ा है। कौन खड़ा है? जेड। कौन खड़ा है? कौन खड़ा है? कौन खड़ा है? या तो पीजेड, या तो पीजेड या तो डीजेड। अबे स्क्वायर तो है ही बे वो, समझ रहे हो? क्या? खड़ा है, खड़ा है, खड़ा है, पड़ा है, पड़ा है, पड़ा है। लोन पेयर कहां पड़ा है? टीवीपी में पड़ा है। अरे हाँ ना। लोन पेयर कहां खड़ा है? पीबीपी में खड़ा है। अरे हाँ ना। बस 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 बस। अब सुनो जरा गौर से, यहाँ पे नाम अब तुम खुद बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा। बताओ इसका नाम क्या बनेगा? बोल क्या बनेगा? बोल। अच्छा, और इसी पे सवाल पूछा जाता है, इसी पे, यही 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 फेवरेट जोन है उसका। समझ रहे हो मेरी बात को? अब बाकी सब आपको, करोड़ों का पेज है ये भाई, करोड़ों का पेज है। PCl5 अब एग्जांपल दूं मैं। PCl5 5 को बॉन्ड बन रहा है। अच्छा, 5 को लोन पेयर तो होता नहीं है, 5 को तो इलेक्ट्रॉन होता है उसके बैलेंस में। 5 बॉन्ड बन रहा है, तो 5 बॉन्ड में बताओ कौन कौन सा? एक S, PX, PY। 2 D यूज किए जाएंगे या एक D? एक D में कौन सा D?
SF6 बताइए तो जरा, dx² माइनस, और उसके बाद से इसके IF7 के अंदर बताइए तो खत्म। समझ रहा हूं मेरी बात को? हाँ बोलिए। एस प्लेन में रहेगा, मैंने ये बोला। एंगल ज्यादा वो तुमको समझाया, बस पहले वाले में फिक्स मानो। मैंने कहा ऐसा है नहीं, इसके ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन पे हम जाके बता सकते हैं आपको, लेकिन आपके सिलेबस में ही ये हिस्सा नहीं है। अब यहां पे ये जो कहा, मैंने कहा फिक्स मानो एस पी एक्स, यहां से फिक्स मानो, SP2 की वजह से फिक्स मानो, क्योंकि एक जगह फिक्स मान लोगे तो तुम्हारे लिए इजी हो जाएगा, वरना मैं ज्योमेट्री समझा सकता हूं, बट द प्रॉब्लम इज की ज्योमेट्री आप किसके किसके लिए याद रखोगे। समझ रहे हो? आपका काम जब इतने से ही हो रहा है तो आप इस पे सीधा सीधा बस ध्यान दीजिए कि आप एक चीज समझिए, ये पड़े वाले प्लेन में फिक्स मानिए किसी को, जैसे खड़े में फिक्स मान लोगे ना, तुम्हारा इससे कुछ होगा नहीं, तुम्हारा सवाल इजी बन जाएगा, बस मुझे वही करना है अभी। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं, ये तो बात हो गई यूज ऑफ डी ऑर्बिटल एंड पी ऑर्बिटल। क्या पहली बात समझ में आई या नहीं आई? अब बेंट रूल पे आते हैं। बेंट रूल, बेंट रूल क्या कहता है? थिंकिंग इलेक्ट्रोस्टैटिकली, बोलो मेरे साथ एक साथ, थिंकिंग, 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 थिंकिंग। क्या दो चार्ज तुम्हारे दिमाग में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? एक पॉइंट पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस को मान लो, अरे हाँ ना बोलो। और इलेक्ट्रॉन पेयर वैलेंस शेल से कितने बन सकते हैं ये बताइए? दो। कितने तरह के बन सकते हैं? दो। या तो लोन पेयर, या तो, अबे क्या बन सकता है? या तो लोन पेयर, या तो, या तो लोन पेयर, या तो, या तो लोन पेयर, या तो थिंकिंग इलेक्ट्रोस्टैटिकली, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस लोन पेयर को ज्यादा खींचेगा या बॉन्ड पेयर को ज्यादा खींचेगा? खींचेगा दोनों को ज्यादा। लेकिन लोन पेयर पे कितने न्यूक्लियस का कंट्रोल होता है? एक। बॉन्ड पेयर पे तो दोनों में से दोनों अपनी तरफ खींचेंगे ना भाई। लेकिन अगर लोन पेयर को देखोगे तो वो कहां रहना चाहेगा? किसी एक के कटोरे में, अरे हाँ ना बोलो। किसी एक का होके रहना चाहता है। और एक क्या है? जो दो नाव से सवार हो रहा है, कटेगा किसका? दो नाव वाला। तो यही बात बेंट ने बोला था, थिंकिंग इलेक्ट्रोस्टैटिकली, लोन पेयर जितना करीब रह सकता है ना, जितना करीब रह सकता है ना, जितना चिपक के रह सकता है ना, वो एक ही का होके रहना चाहता है, वो है न्यूक्लियस। क्या बोला था उसने? थिंकिंग इलेक्ट्रोस्टैटिकली। क्या बोला मैंने? थिंकिंग इलेक्ट्रोस्टैटिकली। लोन पेयर को यह पता है कि मैं नेगेटिव चार्ज हूं, और उसको पॉजिटिव सामने दिख रहा है, कहता है मैं तुमसे चिपक के रहना चाहता हूं। अब चिपक के रहने के लिए न्यूक्लियस के अंदर 4 सबशेल है, एक सॉरी एटम के अंदर एक S है, एक P है, एक D है, और एक F है। न्यूक्लियस से चिपक के रहने के लिए आपको कौन से सबशेल में रहना पड़ेगा? Thinking electrostatically, lone pair try to occupy S-rich orbital, while more electronegative elements have tendency to occupy P-rich orbital. This was the exact and clear statement given by Bent. कि lone pair thinking electrostatically, lone pair किसके करीब रहना चाहता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस किसके करीब रहना चाहता है? एंड टू रहने के लिए करीब, टू द न्यूक्लियस, ही और शी, जो भी कहना चाहते हो लोन पेयर को कह लेना, needs to occupy which subshell? S subshell. And this was basically explained by whom? किसके द्वारा एक्सप्लेन किया गया था? या तो बहुत आता है, या तो एकदम ही डब्बा हो। अब बहुत तो नहीं आता है, ये बात हम तुमको बता रहे हैं। थिंकिंग इलेक्ट्रोस्टैटिकली, क्या बोला मैंने? बोलो जल्दी। थिंकिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक, लोन पेयर हमेशा किससे चिपक के रहना चाहता है? अब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, सुनना ढंग से, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? एक एटम की औकात क्या है? बोल जल्दी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? मेरे को नहीं रिकॉल हो रहा है, बताओ ना। एक एटम की औकात कि वो सामने वाले से कितना शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन खींच सकता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? एक एटम की औकात कि वो सामने से कितना शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच सकता है। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं तुम्हारे सामने एक एस ऑर्बिटल, अरे यार ये क्या बन रहा है, इधर देखो, एक एस ऑर्बिटल बनाता हूं और एक बनाता हूं पी ऑर्बिटल। एक बात माना, इसका लेंथ L1 माना और इसका लेंथ L2 माना, ठीक है? सेम शेल के लिए बता कौन बड़ा कौन छोटा दिख रहा है? अगर मैं तुझसे बात, L2 इज ग्रेटर देन L1। अब सुनना जरा गौर से, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है?
एक एटम की औकात है, मान लो एक एटम ए है और एक एटम बी है, ए ने एक इलेक्ट्रॉन डाला, बी ने एक इलेक्ट्रॉन डाला, सुनना, ए ने एक इलेक्ट्रॉन डाला, बी ने एक इलेक्ट्रॉन, मेरे भाई ये क्या बना, सारे लोग बनाओ फटाफट फटाफट बनाओ, ये क्या बना, समझना, ये क्या है, ये क्या है, ए और बी, हर चीज में नहीं, खड़ा थोड़ी किया भाई, इधर है ना, इधर सुनो, मजा लेते हो तो ठीक है, इधर देखो, ये समझना, ये क्या है, ए और बी, अब मान लो बी की औकात ज्यादा है, तो ये जो एक इलेक्ट्रॉन ए ने डाला था, एक इलेक्ट्रॉन बी ने डाला था, ए बी ने मिलकर एक एक इलेक्ट्रॉन डाला था, अब बी की औकात मान लो ज्यादा निकल गई, तो बी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर अपनी तरफ खींचेगा, तो इसके सर पे कैसा आएगा, पार्शियल डेल्टा नेगेटिव, और इनके सर पे क्या आएगा, पार्शियल डेल्टा, यानी ये न्यूक्लियस से दूर ले जाना चाहता है सामने वाले के, या फिर उसके करीब ले जाना चाहता है इलेक्ट्रॉन पेयर, अरे दूर या पास, दूर या पास, दूर या पास, दूर जाने के लिए क्या उसे छोटे ऑर्बिटल की जरूरत है या बड़े ऑर्बिटल के, और बड़े ऑर्बिटल के लिए वो एस को चूज करेगा या पी को चूज करे, यही तो बेंट ने बोला था, थिंकिंग इलेक्ट्रोस्टैटिकली, बोल लाइन बोल, थिंकिंग इलेक्ट्रोस्टैटिकली लोन पेयर ट्राई टू ऑक्यूपाई एस रिच ऑर्बिटल while more electronegative element have tendency to occupy p rich orbital, अरे हाँ ना बोलो भाई, बेंट ने क्या बोला, थिंकिंग इलेक्ट्रोस्टैटिकली, थिंकिंग इलेक्ट्रोस्टैटिकली, क्या बोला बोलो, थिंकिंग इलेक्ट्रोस्टैटिकली लोन पेयर कहां जाना चाहता है, न्यूक्लियस के करीब जाना चाहता है, इसीलिए वो कहां रहना पसंद करेगा, एस में, और मोर ईएन एटम क्या करना चाहता है, इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से दूर खींचना चाहता है, उसके लिए लंबे ऑर्बिटल की उसे जरूरत पड़ेगी, लॉन्गर लेंथ वाले ऑर्बिटल की जरूरत पड़ेगी, जिसके लिए वो किसका उपयोग करेगा, पी का, तो क्या बोला बेंट ने, थिंकिंग इलेक्ट्रोस्टैटिकली lone pair have tendency to occupy s rich orbital while more ion have tendency to occupy p rich orbital, क्या बात समझ में आई या नहीं है, थिंकिंग इलेक्ट्रोस्टैटिकली, कारण बताइए, तो थिंकिंग इलेक्ट्रोस्टैटिकली पहला वर्ड ही यूज कर दिया है, अब जिसको समझना होगा वही समझ जाएगा कि बहुत बड़ी बात है ये, थिंकिंग इलेक्ट्रोस्टैटिकली लोन पेयर ट्राई टू ऑक्यूपाई विच रिच ऑर्बिटल, एस रिच, एंड मोर ईएन एटम टेंड टू ऑक्यूपाई विच रिच ऑर्बिटल, पी रिच, तो एक काम करो, इसके लिए ये वाला टॉपिक लिख लिया था तुमने, ये वाली बात लिखी है, चलो तो इसके लिए जगह छोड़ो, ठीक है, ठीक है, इसके लिए जगह छोड़ो, करोड़ों का पेज लिख देना, और जब सिलेक्शन अगर नंबर वो आ जाए तो करोड़ रुपया दे जाना हमको, ठीक है, जितना, ठीक है, क्या डीपीपी बेच के, नालायक मेरी संपत्ति बेचेगा बे, हैं, कह रहा किडनी बेच के, इधर आओ, यहां पे लिखो बेंट रूल, दूसरा लिखो बेंट रूल, बेंट रूल, बेंट रूल, अब पूरे रास्ते आज बोलते जाना, क्या बोलते जाओगे, थिंकिंग इलेक्ट्रोस्टैटिकली lone pair have tendency to occupy s rich orbital while more ion atom have tendency to occupy p rich orbital, लिखो, molecule always try to occupy that geometry in which repulsion is minimum, ये भी CPR में बोला था, अभी दूसरी लाइन लिखो, लिखो, हाँ, थिंकिंग इलेक्ट्रोस्टैटिकली कॉमा, थिंकिंग इलेक्ट्रोस्टैटिकली कॉमा, थिंकिंग इलेक्ट्रोस्टैटिकली lone pair try to lone pair try to lone pair try to occupy lone pair try to occupy s rich orbital s rich orbital s rich orbital s rich orbital while more ion atom while more ion atom while more ion atom have tendency have tendency have tendency to occupy p rich orbital, p rich orbital, to occupy p rich orbital while more ion atom have tendency to occupy more p rich orbital, to occupy p rich orbital, क्या सबको ये बात समझ में आई या नहीं आई, ठीक है, बाकी हम इसका एप्लीकेशन बाद में पढ़ेंगे, अभी नेक्स्ट टर्न पे कंटिन्यू करेंगे, सर चलो एक बार वापस से रिवाइज कर लो, हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल विच हैव नियरली
और इक्वल एनर्जी, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन इज इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है। एटॉमिक ऑर्बिटल का मिलन है या इलेक्ट्रॉन का मिलन है? एस जब पी के साथ मिलता है तो पी का क्या बढ़ता है? एंगल। और एस का क्या बढ़ता है? डायरेक्शनल नेचर। एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज होते हैं या इलेक्ट्रॉन? तो मैं एक लाइन बोलता हूं, ट्रू या फॉल्स बताना। प्रमोशन और एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एसेंशियल कंडीशन प्रायर टू हाइब्रिडाइजेशन। कोई जरूरत नहीं एक्साइट करने की, क्यों? क्योंकि हाइब्रिडाइज कौन होता है? ऑर्बिटल, ना कि इलेक्ट्रॉन। समझ रहे हो मेरी बात को? अच्छा एक बात और मुझे बताओ इसके अलावा, चलो हाइब्रिडाइजेशन बता दिया तुमने, हाइब्रिडाइजेशन की एप्लीकेशन में कितनी बातें पढ़नी है? 5। कितनी बातें पढ़नी है? पहला चीज यूज ऑफ डी ऑर्बिटल एंड यूज ऑफ पी ऑर्बिटल। अब दूसरा क्या पढ़ना है? बेंट रूल। तीसरा क्या पढ़ना है? ड्रैगो रूल। चौथा क्या पढ़ना है? वेरिएबल हाइब्रिडाइजेशन। वही बात है, मौसम की तरह तुम भी बदल तो ना जाओगे। उसके बाद से क्या आएगा बोलो जल्दी? एग्जिस्टिंग एंड नॉन एग्जिस्टिंग। समझ रहे हो मेरी बात को? पूरा हाइब्रिडाइजेशन निकल गया, पी और डी निकालना सीख लिया, बेंट आके लेके क्या घुस गए? आइडेंटिकल और अनआइडेंटिकल का कंसेप्ट। छत पे आज यही जाओ के बोलोगे, समझ रहे हो? रात को 12 बजे जब एकदम घनघोर अंधेरा छाया हो, तब तुम छत पे जाना और कहना, किसके साथ? किसके? अपने छत पे जाना भाई। किसके छत पे क्या? अब यार गजब आदमी हो तुम लोग यार, इतना तुम लोगों को समझना चाहिए यार। अब किसी और के छत पे थोड़ी जाओगे, जाओगे तो मार खाओगे। सुनो यहाँ पे, अब मेरी बात सुनो, अपने छत पे रहो। सुनो 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 सुनो। अगर हम बात करें, सबसे पहली चीज हमने डी निकालना सीख लिया, हमने पी ऑर्बिटल क्या कुछ सा सब मिक्स कर लिया, तभी अचानक छत पे 12 बजे जाके क्या बोलोगे? अचानक से कौन घुस पड़ा? बेंट। दो चार दोस्तों को लेके जाना और एक साथ चिल्लाना, अचानक से कौन घुस पड़ा? क्या चिल्लाओगे? अचानक से कौन घुस पड़ा? बेंट। फिर कहना कैसे घुसा? बोला आइडेंटिकल और अनआइडेंटिकल। अरे हाँ ना बोलो भाई, जरूरी थोड़ी हर कोई आइडेंटिकल ही हो, कई दफा अनआइडेंटिकल भी होता है। अरे हाँ ना बोलो भाई। पीछे वाले मुस्कुरा कह रहे हैं भाई, ये वजह क्या है तुम्हारी मुस्कुराहट की? समझ में आ गया? यस। सुनो जरा गौर से, यहां पे समझने की कोशिश करो। आइडेंटिकल अनआइडेंटिकल, तभी ड्रैगो आए बगल में, पान थूके अपना, बोले दांत ससुरा क्या बात कर रहे हो तुम लोग? आइडेंटिकल अनआइडेंटिकल तो तब ना होगा जब होगा, कुछ में होता ही नहीं है। बोला है? बोला हाँ। दुनिया में कितना गम है, देखो तेरा गम कितना कम है। समझने की बात कोशिश करो। उनका हो रहा है, इनका हो रहा है तो बंटवारे के साथ हो रहा है, इनका बेचारे का हो ही नहीं रहा है। एक है जो बदलने से पीछा ही नहीं छुड़ा रहा है। अरे हाँ ना बोलो, कभी सख्त बन के तो कभी रिएक्टिव बन के। अरे हाँ ना बोलो। सुनना जरा गौर से, इनका प्रॉपर हो रहा था, तभी जीवन में कौन आया? बेंट। यार हमारा आइडेंटिकल अनआइडेंटिकल हो रहा है, तो ड्रैगो कह रहा है हमारा हो ही नहीं रहा है। वेरिएबल कह रहा है हमको करना ही नहीं है, तो हाइब्रिडाइजेशन उसको मना रहा है, मौसम की तरह तुम भी बदल तो न जाओगे। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? कह रहा कहीं नहीं बदलेंगे, कभी सख्त बन के, समझ रहे हो मेरी बात को, कभी रिएक्टिव बन के। डीप, इट्स टू डीप ब्रो, सोचो इसको, पहले पहुंचो वहां तक। एक ने बोला होगा, बेंट ने बोला होगा, लेकिन आइडेंटिकल अनआइडेंटिकल। ड्रैगो कहता है धत ससुरा तुम्हारा हो रहा है, तुम्हारा आइडेंटिकल अनआइडेंटिकल हो रहा है, यहां हो ही नहीं रहा है। एक आता है कहता है मौसम की तरह तुम भी बदल तो न जाए, कहता है बदलूंगा। कंडीशन कितनी है? 2, सख्त या, सख्त का मतलब सॉलिड और रिएक्टिव का मतलब फ्री रेड। केमिस्ट्री कहती है सर पे हाथ रख के, हमारे जीवन में और हमारी केमिस्ट्री में कुछ मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। माई बाप, ये हजारों रीजन हो सकते हैं, लेकिन प्लीज आप अपने सिलेबस में 3 ही रीजन रखिए ना, सिर्फ 3 रीजन है। कहती हजारों रीजन हो सकते हैं। हो सकता है माना, अभी तो हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा तो इतना एक्सेप्शन निकल के आ गया यार, अभी कितने टॉपिक है केमिस्ट्री में, तो हजारों रीजन हो सकते हैं, एग्जिस्ट करे ना करे, लेकिन आपके सिलेबस में 3 है यार, 3 3 3। कितने रीजन है? कितने रीजन है? कितने रीजन है? कितने रीजन है? कॉम्प्लेक्स कितने हैं? कॉन्ट्रेक्शन कितना है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, खत्म। अरे आएगा अभी, और आएगा अभी, पूरा हम बांध देंगे, टेंशन मतलब। बोले है ना 16 17 18 तो ऐसे ही सही होगा तुम्हारा, ऐसे 3 करते करते हो जाएगा। सही बता रहा है, मजाक नहीं, आधा कनेक्ट हो जाएगा। लेकिन ढंग से सुनो पहले पूरी बात, अब मेहनत करके क्या करो तुम लोग। एक का हो रहा था तो हुआ, तो लोगों ने पूछा कौन सा हुआ, क्या हुआ? तो एक ने कहा डी हुआ, तो बोला कौन सा डी हुआ? पी हुआ। कौन सा पी हुआ? बोला कौन सा है? खड़ा है। बोलो बोलो, इसका मतलब कौन है? पीजेड या पीजेड या पीजेड या, बोला डी नहीं है,
डी है कौन सा, डी एक्स स्क्वायर माइनस, डी है कौन सा, 2, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। हाँ मतलब वही डी एक्स वाई, सॉरी सॉरी गलती से निकल गया, डी जेड स्क्वायर भी तो होता ही है नीचे, वो तो खड़ा है ना और एक पड़ा है, खत्म यार, बात समझ आई। मॉलिक्यूल ऑलवेज ट्राई टू ऑक्यूपाई दैट ज्योमेट्री इन व्हिच रिपल्शन इज with lone pair, without lone, AB2 L0, AB3 L0, AB4 L0, AB5 L0, AB6 L0, AB7 L0। फिर से बोलो मेरे साथ, AB2 L0, AB3 L0, AB4 L0, AB5 L0, AB6 L0, AB7 L0। विथ लोन पेयर में आ जाओ, AB2 L1, AB2 L2, AB2 L3, AB3 L1, AB3 L2, AB4 L1, AB4 L2, AB5 L1, AB5 L2। अरे हाँ ना बोलो भाई, कॉन्ट्रैक्शन कितने तरह के, अच्छा, कॉम्प्लेक्स कितने तरह के, कोऑर्डिनेशन की थ्योरी कितने तरह की, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कितने तरह के, रिड्यूसिंग एजेंट कितने तरह के। सर ऑक्सीडाइजिंग 3 होता है, लेकिन कौन होता है, एक होता है स्ट्रॉन्ग, कौन होता है, एक होता है मॉडरेट और एक होता है माइल्ड। कौन सा होता है, माइल्ड। एक होता है स्ट्रॉन्ग, माइल्ड, मॉडरेट। कौन कौन सा होता है, स्ट्रॉन्ग, माइल्ड, मॉडरेट। कौन सा, स्ट्रॉन्ग, माइल्ड, मॉडरेट। चंटू मंटू का नाम सुना है, MnO2? अरे सुना है, नहीं सुना है, नहीं सुना है तुमने, अच्छा उसका नाम सुना है, कॉपर कॉपर कॉपर, टी वाला नहीं, 300 वाला, सुना है कि नहीं सुना है। काम उसका भी वही है, कहीं कहीं पानी निकालता है, कहीं कहीं गैस। 1 डिग्री 2 डिग्री को पा गया तुरंत पानी निकाल देगा भाई, वही काम है। अरे यार तुम लोग गजब आदमी हो, अबे दिमाग में सेट तो करो, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, अल्कोहल फिनॉल ईथर के अंदर लिखी हुई है। ठीक है चलो अब हम जा रहे हैं, ठीक है चलिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, पढ़ाई में व्यस्त रहिए।